नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की जो हिंदी माध्यम की श्रृंखला हमने आरंभ की थी, उस कड़ी में ये अगला वीडियो है। और इस वीडियो लेक्चर में हम जो भारत की पशु विविधता है उसके बारे में देखने जा रहे हैं। अध्याय 9 का नाम है भारत की पशु विविधता। भारत में पशुओं की किस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं और वह कितनी अलग है एक दूसरे से, यह हम देखने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम उन प्रजातियों को देखेंगे जो कि क्रांतिक रूप से संकटापन्न है, जिनकी स्थिति अगर हम रेड डाटा बुक के हिसाब से देखें तो यह क्रांतिक रूप से संकटापन्न के रेंज में आती हैं, उस क्षेत्र में आती हैं। उसमें भी सबसे पहले हम स्तनधारियों पर चर्चा करेंगे और स्तनधारी जानवरों में पिग्मी हॉग को देखेंगे, जिसका कि जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है पेरकुला सल्वानिया। पेरकुला सल्वानिया इसे जंतु वैज्ञानिक नाम के तौर पर देखते हैं और वैसे इसका प्रचलित नाम है पिग्मी हॉग। ये असल में है क्या? तो ये एक जंगली सुअर है और इस जंगली सुअर के बारे में देखने जा रहे हैं। अध्याय 9 हमारा शुरू हो चुका है। आगे बढ़े इससे पहले कुछ जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए पहले उसे देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है और ये सारे कोर्सेज टेलीग्राम के माध्यम से चलाए जाते हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं और घर बैठे अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो मोबाइल नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं। जितनी भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी उनका समाधान कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जितने भी फ्री इनिशिएटिव हैं उसमें 2 विकल्प आपके पास होते हैं। एक तो टेलीग्राम का चैनल है वल्ली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसको आप अवश्य ही ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ जितनी भी सूचनाएं आपको मिलेंगी वो समय से मिलेंगी और पूरी तरह से निःशुल्क होंगी। उसका कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। इसके अलावा यूट्यूब पर जितने भी चैनल चलते हैं वहाँ पर जितने भी वीडियोज़ आप देखते हैं वो हमेशा फ्री हैं और रहेंगे, तो उसका आप पूरा फ़ायदा उठाइए, उसे देखिए, बार बार सुनिए और उसके बाद उससे नोट्स बनाइए। वो आपके खुद के बनाए नोट्स होंगे और आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए। शेयर करने से वो दूसरों तक पहुँचेगा और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएगा। तो ये कुछ बातें थी, अब चलते हैं आगे। पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग यह दुनिया का सबसे छोटा जंगली सुअर है। यह छोटे आकार का है और कितना छोटा है? दुनिया में सबसे छोटा है और इसकी जो प्रजाति है वो एक जंगली सुअर की है। इसका वजन केवल 8 किलोग्राम का होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं यह कितना छोटा होता है। और यह जो प्रजाति है सुअर की, यह पूरे वर्ष घोंसले का निर्माण करती है, मतलब ये घोंसले बनाती है। और घास के मैदान ये पिग्मी हॉग का घर है। घास के मैदानों में ये रहता है। और अन्य लुप्त प्रजातियों, मतलब लुप्त प्राय जो प्रजातियां हैं, लुप्त हो जाएंगी तब तो उनकी बात नहीं कर सकते, लेकिन जो लुप्त प्राय हैं, लगभग लुप्त हो चुकी है, कुछ मात्रा उनकी बची हुई है, जैसे कि भारतीय गैंडे, दलदली हिरन जो दलदल में रहने वाले हिरन है, इसके अलावा जंगली भैंसा और हिस्पिड ग्रीन, बंगाल फ्लोरिकन, इसके अलावा दलदली जो फ्रांसोलिन होता है, इनके अस्तित्व के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब ये अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए भी मायने रखता है। उनके भी जीवन काल में, उनके भी दिनचर्या में यह योगदान देता है। इस प्रकार से यह बहुउपयोगी है। 1996 में असम में प्रजातियों का एक कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया गया और 2009 में सोनई रूपई क्षेत्र में कुछ हॉग फिर से उत्पन्न किए गए। मतलब इसके ऊपर गंभीर रूप से संकट मंडरा रहा है, ये बात हम देख चुके हैं। और ये किस श्रेणी में आता है? ये आता है क्रांतिक रूप से संकटापन्न की श्रेणी में। यह स्तनधारी है, ये बात हम देख चुके हैं, और घोंसला बनाता है। अब 1996 में एक प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया गया था असम में और 2009 में सोनई रूपई क्षेत्र में कुछ हॉग फिर से उत्पन्न किए गए। इसका जो निवास स्थान है, हमने देखा कि ये घास के मैदान में रहता है, तो जो तराई क्षेत्र है वहाँ के घास के मैदानों में इसकी अवस्थिति होती है। वितरण की अगर बात करें तो पूर्व में प्रजातियों को दक्षिण हिमालय की तलहटी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर व्यापक रूप से देखा गया था, लेकिन अब मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ आप देख सकते हैं, और इसके बफर क्षेत्र तक ही यह सीमित है। मतलब इसकी जो जनसंख्या है वो सिकुड़कर मात्र इस मानस वन्यजीव अभ्यारण्य तक ही सीमित हो गई है। वहाँ का जो बफर जोन है वहीं पर यह रह गया है, उसके अलावा और जगहों पर यह दिखाई नहीं देता। इससे पहले इसका पूरा जो विस्तार था वो हिमालय के तराई क्षेत्र में था, जहाँ घास के मैदान होते थे, लेकिन इसकी जनसंख्या तेजी से घटी है, ये बात सामने आती है। अब देखिए, पिग्मी हॉग का खून चूसने वाला जूं, ये एक प्रकार का परजीवी होता है जो केवल पिग्मी हॉग पर ही जीवित रहता है। वह भी गंभीर रूप से लुप्त प्राय होने के खतरे की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि उसका अस्तित्व
इस मेजबान प्रजाति से जुड़ा हुआ है, मतलब इसके ऊपर आश्रित रहने वाली जितनी भी प्रजातियां हैं वह संकट में आ जाएंगी, क्योंकि अगर ये नष्ट हो जाएगा तो यह जो जूं है, जैसे हमारे सिर में जुएं पड़ते हैं कभी, तो वह हमारे खून को चूस कर जिंदा रहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर यह जो जूं है यह सूअर के शरीर में पड़ती है और उसके खून को पी कर जिंदा रहती है, तो यह परजीवी है। और अगर ये पिग्मी हॉग लुप्त होता है तो इससे जो जूं है उसके भी अस्तित्व पर संकट मंडराएगा। इसके बाद पिग्मी हॉग को हम लोग देख चुके हैं। पिग्मी हॉग का जो निवास स्थान था उसको देखा, इसके आकार को देख लिया और इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम था उसको भी देख लिया। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है पोर्कुला सल्वानिया। आगे चलते हैं और देखते हैं अगले जीव को, जिसका नाम है अंडमान की सफेद दांत वाली छछूंदर। छछूंदर देखी है दोस्तों आपने? वो बड़े ही अच्छे जीव होते हैं, मतलब अच्छे का मतलब ये कि उनका जो रहन सहन होता है थोड़ा मजेदार होता है। ये एक दूसरे से अलग ना हो जाए इसलिए रात के अंधेरे में ये पूंछ पकड़ कर भी चलते हैं। एक छछूंदर दूसरे छछूंदर की पूंछ पकड़ कर चलेगी। और ये एक नंबर के पेटू होते हैं, मतलब खाने में बहुत तेज होते हैं। तो यहाँ पर ये छछूंदर की एक विशेष प्रजाति है और इस प्रजाति को अंडमान के सफेद दांत वाले छछूंदर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जेनकिन अंडमानी कांटेदार छछूंदर भी है। ये आमतौर पर गोधली या रात में सक्रिय होते हैं, मतलब ये निशाचर जीव होते हैं। तो वैसे भी छछूंदर जो है वो रात के समय ही दिखती है या दिखता है और इन्हें एक विशेष आवाज़ की आवश्यकता होती है। तो आवाज़ तो देखिए हर जीव को चाहिए होता है, वैसे ही इसे भी चाहिए होता है। आवाज़ क्या है? तो पत्ती, कूड़े और पत्थर की दरारें, जहाँ गंदगी होती है या छिपने का स्थान होता है, बिलनुमा क्षेत्र होता है, वहाँ पर ये रहते हैं। वितरण इसका कहाँ है? तो दक्षिणी अंडमान द्वीप में, यहाँ आप देख सकते हैं, दक्षिणी अंडमान द्वीप में माउंट हैरियट पर सफेद दांत वाली छछूंदर पाई जाती है। और दक्षिण अंडमान द्वीप समूह में राइट मियो, इसे आप नीचे देख लीजिए, राइट मियो और माउंट हैरियट पर कांटेदार छछूंदर पाई जाती है। यहाँ पर दो तरह की छछूंदरों की बात हुई थी, तो दोनों की जो अवस्थिति है, ये कहाँ मिल रहे हैं, उनकी प्राप्यता को देख रहे हैं। तो दक्षिणी अंडमान द्वीप में जो माउंट हैरियट है वहाँ पर सफ़ेद दांत वाली छछूंदर पाई जाती है और जो इसी द्वीप समूह में राइट मियो और माउंट हैरियट का ही क्षेत्र है वहाँ पर ये कांटेदार छछूंदर भी पाई जाती है। तो यह दो प्रजातियाँ हमें अंडमान से प्राप्त होती हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कोंडाना चूहा। यह न्यूज़ में रहता है, आजकल न्यूज़ में है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम अगर हम देखें तो इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है मिलार्डिया कोंडाना। यह भी निशाचर है। निशाचर का मतलब क्या? रात्रि के समय निकलने वाला। यह बिल बनाने वाला कृंतक है। कृंतक का मतलब कुतरने वाला, किसी चीज को कुतर दे। चूहे ऐसा करते हैं, जो केवल भारत में पाया जाता है, ये बड़ी बात है। कोंडाना चूहा, ये जो नस्ल है चूहे की, ये सिर्फ भारत में पाई जाती है और कभी कभी यह घोंसले भी बनाता है। इसके अंदर विशेषता होती है, खासतौर पर जब इसे प्रजनन करना होता है तब ये घोंसलों का निर्माण करता है और यह केवल भारत में पाया जाता है, ये बड़ी बात है। निवास स्थान, तो निवास स्थान के तौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन है और इसके अलावा जो उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर इसकी अवस्थिति होती है। मतलब जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं वहाँ भी मिल सकता है, जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन होते हैं, मतलब ऐसे वृक्ष होते हैं, वहाँ भी इसकी उपस्थिति हो सकती है। और इसके अतिरिक्त जो झाड़ियाँ हैं, उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ, वहाँ पर भी ये पाए जा सकते हैं। ये निशाचर होते हैं, मतलब रात के समय बाहर निकलते हैं। और वितरण के आधार पर इन्हें देखें तो महाराष्ट्र में पुणे के पास और छोटे सिंहगढ़ के पठार के लगभग 1 किलोमीटर के रेंज में ये पाया जाता है। समुद्र तल से लगभग 1270 मीटर की ऊंचाई पर भी ये पाया जाता है। मतलब इसकी अलग अलग अवस्थितियों को दर्शाया गया है और यहाँ पर जो निवास स्थान का वर्णन कर दिया है, इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ हो सकती है। मतलब ये हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है। जहाँ पर इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाएंगी वहाँ इसके पाने की संभावना, मतलब पाए जाने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन इसकी विशेषता यही थी कि ये सिर्फ भारत में ही पाया जाता है और इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है मिलार्डिया कोंडाना। आगे चलते हैं और देखते हैं एल्वीरा चूहा को। तो देखिए, यह एक मध्यम आकार का निशाचर और बिल बनाने वाला कृंतक है। यह मध्यम आकार का है, मतलब इसका आकार मध्यम होता है, ना तो बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। यह बिल बनाता है और कुतरने वाला जीव है, तो चूहा तो कुतरेगा ही, ये चीज़ों को कुतर कर खराब कर देते हैं। निशाचर ये भी होता है, रात के समय निकलता है और भारत का यह स्थानिक है, मतलब मूल निवासी है। भारत का यह मूल निवासी है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये और जगहों पर भी पाया जाता है। पूरे विश्व में अन्य स्थानों पर भी इसकी उपस्थिति हो सकती है, लेकिन वह जो था वो केवल भारत में ही पाया जाता था। अब आवास इसका क्या कौन सा है?
तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो झाड़ीदार वन होते हैं, जहाँ झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ ये पाया जाता है। इसके अलावा चट्टानी क्षेत्रों में भी देखा जाता है। इसको रहने के लिए जहाँ उचित आवास उपलब्ध हो सके वहाँ ये रहेगा। तो इसका जो पसंदीदा आवास है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती झाड़ीदार वन है, जहाँ झाड़ियाँ ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं और जो वातावरण है वो कैसा होता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रकार का होता है। इसके अलावा जो चट्टानी क्षेत्र होते हैं वहाँ भी ये मिलता है। वितरण के आधार पर अगर जगह के नाम देखना चाहे तो तमिलनाडु के पूर्वी घाट से ही, ये देख लीजिए, तमिलनाडु के पूर्वी घाट से ही जाना जाता है। मतलब ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे इसकी उपस्थिति होती है। और समुद्र तल से अगर हम गहराई देखें तो 600 मीटर की ऊंचाई पर इसकी उपस्थिति मिलती है, यह पाया जाता है। यह हमने देखा। इसके बाद नामदाफा की जो उड़न गिलहरी है इसको देख लेते हैं। इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वह भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है बिस्वा मोयोप्टेरस बिस्वासी। ये काफ़ी अच्छा नाम है, सुनने में अच्छा लग रहा है और ये इसी का नाम है, मतलब ये उड़न गिलहरी का नाम है। तो ये ऐसी गिलहरी नहीं है कि ये उड़ती है, मतलब ऐसा नहीं कि इसके पंख होते हैं, लेकिन इसकी जो उछाल होती है, ये जब उछलती है तो काफ़ी लंबी लंबी छलांग लगा लेती है और इसलिए इसे कहते हैं उड़न गिलहरी। अपने चारों पैरों को ये फैलाकर जैसे लगता है कि उड़ ही रही है, उसके पंख उगे हुए दिखाई दे ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में पंख नहीं होते। इसकी त्वचा और इसके पंजे होते हैं और अपनी पूंछ को ये पैराशूट की तरह यूज करती है। और जो सामान्य गिलहरी हम लोग देखते हैं वह भी अपनी उछल कूद में जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदती हैं तो वह अपनी पूंछ का इस्तेमाल पैराशूट के तौर पर करती हैं। अब यह अनोखी है तो अनोखी तो है ही है, अपने जीन्स में या अपने जीनस में एकमात्र है। यह उड़ने वाली गिलहरी है जो कि अरुणाचल प्रदेश के नामदाफा में एक घाटी तक सीमित है। इसकी जो अवस्थिति है वह सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के नामदाफा तक ही सीमित है। यह अरुणाचल प्रदेश के नामदाफा तक ही सीमित है और कहीं नहीं पाई जाती। और इसका निवास या निवास स्थान ये उष्णकटिबंधीय वन है। यह जो निवास इसका है वह उष्णकटिबंधीय वन है। यह हमने देखा। नामदाफा में एक घाटी तक ही इसकी स्थिति सीमित है। अगला जो है वो है मालाबार विलाव या मालाबार सिवेट इसे कहा जाता है। ये है विवेरा सिविटेना, मतलब इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है विवेरा सिविटेना। यह दुनिया में सबसे दुर्लभ स्तनधारियों में से एक माना जाता है। यह जो बिलाव है या सिवेट है यह दुर्लभ माना जाता है पूरी दुनिया में जितने स्तनधारी जीव हैं उनमें। और यह भारत के लिए स्थानिक है, मतलब भारत में यह मूल रूप से वाशिंदा है यहाँ का, यहाँ पाया जाता है। पहली बार त्रावणकोर केरल में पाया गया था, मतलब ये त्रावणकोर केरल वाले क्षेत्र में मिला था। और इसका जो आवास और वितरण है वो पश्चिमी घाट में हमें मिलता है। इसका जो आवास और वितरण है वो पश्चिमी घाट में हमें प्राप्त होता है। ये जीव हुआ। इसके बाद अगला जो है वो है सुमात्राई गैंडा। यह भारत से विलुप्त हो चुका है। यह भारत में विलुप्त हो चुका है, भारत में अब नहीं पाया जाता, पहले पाया जाता था। और इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है उसे देख लेते हैं। वह है डाइसोरिनहिनस समेट्रेंसिस। यहाँ पर जो आप नाम देख रहे हैं वो है डाइसोरिनहिनस समेट्रेंसिस और इसको हम लोग प्रचलित तौर पर कहते हैं सुमात्राई गैंडा। यह भारत से विलुप्त हो चुका है, ये खास बात है। यह 5 गैंडों की प्रजाति में सबसे छोटा और लुप्त प्राय है, मतलब जहाँ पर ये वर्तमान में है वहाँ से भी ये लुप्त प्राय है। इसके विलुप्त होने का संकट मंडरा रहा है। और जो गैंडों की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं उसमें ये सबसे छोटे आकार का होता है, इसकी ये विशेषता है। अब इसे भारत में क्षेत्रीय रूप से विलुप्त माना जाता है, क्षेत्रीय रूप से ये विलुप्त हो चुका है। हालांकि एक समय था, मतलब जिस समय ये पाया जाता था उसकी बात की जा रही है कि यह हिमालय का जो क्षेत्र था वहाँ पे और जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र था, मतलब हिमालय का जो गिरिपथ क्षेत्र और तलहटी वाला तराई क्षेत्र था वहाँ पर पाया जाता था। तराई के जो स्थान होते हैं वो गैंडों के लिए काफ़ी अनुकूल होते हैं। भारत में जो अभी भी गैंडों के स्थानीय या जो प्राकृतिक आवास है वो तराई क्षेत्र में ही है, ये बात आप जानते हैं। तो वैसे ही इसकी भी अवस्थिति इस तराई में हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं पाया जाता। ये जो सुमात्राई गैंडा है ये नहीं पाया जाता। अब इसके बाद जावा गैंडा को देख लीजिए। इसको हम गैंडा सोंडिकस कहते हैं। इसे भी माना जाता है, मतलब इसके बारे में भी यही कथन है कि ये भारत में विलुप्त हो चुका है। और जावा और वियतनाम में केवल छोटी संख्या में ये बचा हुआ है, मतलब इसकी केवल छोटी तादाद ही बची हुई है। अभी तक यही माना जा रहा है कि ये भारत से विलुप्त हो चुका है। अभी तक जो माना जा रहा है उसकी बात है। अब ये फिर से अगर कहीं दिख जाए तो इसे लुप्त होने की स्थिति में नहीं मान सकते, लेकिन अभी तक के जितने अनुसंधान हैं उसमें इसे विलुप्त ही मानते हैं। ये था जावा का गैंडा। इसके बाद आप हंगुल को देख लीजिए। इस पर काफ़ी प्रश्न बनते हैं। कश्मीरी स्टैग या हिरन होता है, इसको प्रचलित तौर पर हंगुल कहते हैं। इसका जो
जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है सर्वाइकल एल्फस हैंगलो, और यह लाल हिरन की उपप्रजाति है। यह जो हिरन है ये कैसा है? लाल है, और लाल हिरन की ये उपप्रजाति है जो कि भारत की ही मूल निवासी है। ये बड़ी बात है। इसका जो मूल आवास है वो भारत की जो भूमि है वही है। और भारत में भी कहाँ पर? हिमालयी भूमि, जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ ये पाया जाता है। आवास और वितरण को अगर हम देखें तो घने नदी के जंगल, मतलब नदी के किनारे के जो घने जंगल होते हैं वहाँ इसकी उपस्थिति होती है, और उच्च घाटियों और पहाड़ों में पाया जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर घाटी, इसके अलावा थोड़ा और आप उत्तरी क्षेत्र में बढ़ेंगे तो वहाँ पर चंबा में इसकी अवस्थिति है। और जम्मू कश्मीर राज्य का, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ का ये राजकीय पशु है। हर राज्य के अपने राज्य पशु होते हैं, तो ऐसे ही यहाँ ये जम्मू कश्मीर के लिए राज्य पशु के तौर पर चिन्हित है, और इसे हम कहते हैं हंगुल या कश्मीरी स्टैग। इसका जो वितरण है उसे आपने देखा, और यह मूल रूप से भारत की ही प्रजाति है, ये इसमें मुख्य बात है, इसको ध्यान रखिएगा। ये लाल हिरन है, लाल हिरन की ही उपजातियों में से एक है, और इसमें भी लाल रंग की ही जो बहुलता है वो पाई जाती है। आगे चलते हैं। यहां तक हमने स्तनधारी जीवों को देखा है, अब पक्षियों को देखते हैं। जो पक्षी है भारत में कहाँ कहाँ कौन से, और कौन से उसमें से संकटापन्न है या विलुप्त प्राय है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है, पक्षियों में सबसे पहला नाम है जेरडान्स कर्सर का, और इसे आप जंतु वैज्ञानिक नाम के तौर पर कहेंगे राइनोप्टिलस बिटोरक्वाटस। ये इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है। यह विलोपनमुखी झाड़ जंगल की एक मुख्य प्रजाति है। जो झाड़ी युक्त जंगल होता है वहां पर यह पाया जाता है, और इस प्रजाति को विलुप्त माना जाता था, मतलब इसे कुछ समय तक विलुप्त माना गया। ये जो जेरडान्स कर्सर नाम की प्रजाति है पक्षी की, यहाँ आप देख सकते हैं, जब तक कि इसे 1986 में फिर से खोजा नहीं गया। कुछ प्रजातियां जो हैं वो कुछ समय के लिए विलुप्त घोषित कर दी जाती हैं, लेकिन फिर उसी प्रजाति का अगर कोई जीव दिख जाए तो उसे विलुप्त की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है। तो 1986 में इसका एक बार फिर से, मतलब इसका दर्शन हो गया, तो इसे विलुप्त प्राय मानने की बात नहीं थी। विलुप्त प्राय तो अभी भी है, यहाँ पर विलुप्त प्राय और विलुप्त में अंतर है। विलुप्त का मतलब गायब हो जाना, और विलुप्त प्राय का मतलब गायब होने के कगार पर होना। तो यहाँ पर ये विलुप्त प्राय तो अभी भी है, लेकिन हाँ विलुप्त नहीं है। इसे खोजा गया था 1986 में, और बाद में पुनर्वितरण के क्षेत्र को, यहाँ आप देख सकते हैं, बाद में पुनर्वितरण के क्षेत्र को लंकमलेश्वर, ये वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम है, इस वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। मतलब ये जो क्षेत्र था जहाँ पर ये पाया गया, जहाँ इसका पुनर्वितरण हुआ था, उसे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिल गया, और यहाँ इसका संरक्षण करने की बात होने लगी। वितरण की अगर हम बात करें तो इसमें जो जेरडान्स कर्सर है ये आंध्र प्रदेश का स्थानिक है, मतलब ये जो पक्षी है ये आंध्र प्रदेश का मूल बाशिंदा है। और आंध्र प्रदेश में कहाँ? आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, इसका जो उत्तरी इलाका है वहां पर ये पाया जाता है। ये कहाँ की मूल प्रजाति है? तो अपने देश में आंध्र प्रदेश की। इसके बाद अगले नंबर पर है जंगली उल्लू। ये आप देख लीजिए, उल्लुओं को आपने देखा होगा, और ये जो है ये जंगली उल्लू है, और इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है हेटेरोग्लक्स ब्लिटी। ये जो जंगली उल्लू है इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है हेटेरोग्लक्स ब्लिटी, और यह लगभग 1 सदी के लिए खो गया था, मतलब एक पूरी सदी अर्थात 100 वर्षों के लिए यह गायब हो गया था। और 113 लंबे वर्षों के बाद, मतलब 113 साल के अंतराल के बाद 1997 में इसे फिर से खोजा गया, और भारतीय पक्षियों की सूची में फिर से शामिल किया गया। उससे पहले यह खो गया था, इसे लुप्त मान लिया गया था या विलुप्त मान लिया गया था। अब इसका जो पर्यावास है उसको देख लीजिए, तो शुष्क पर्णपाती वन, यह इसके मूल आवास के तौर पर यहाँ देखे जाते हैं। वितरण की अगर हम बात करें तो दक्षिणी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र और उत्तर मध्य महाराष्ट्र में यह पाया जाता है। दक्षिण मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर मध्य महाराष्ट्र में इसकी अवस्थिति होती है। यह 100 सालों के लिए गायब हो गया था। तो ऐसी भी कुछ प्रजातियां होती हैं जो कि कुछ समय के लिए एकदम से गायब दिखाई देती हैं, फिर धीरे धीरे इनमें प्रजनन की क्रिया होती है और इनका जो वंश है वो बढ़ता है, और एक बार फिर से इनके दर्शन होने लगते हैं। ऐसा भी होता है। इसके बाद सफेद पेट वाला बगुला आप देख लीजिए, आर्डिया इसिग्रिस इसको कहा जाता है। ये जो बगुला है यह असम और अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ आप देख लीजिए, असम और अरुणाचल प्रदेश में 5 या 6 स्थानों पर दुर्लभ पक्षी के रूप में देखा जाता है, मतलब इसे दुर्लभ पक्षी के रूप में देखते हैं। 1 या 2 स्थानों पर भूटान और म्यांमार में भी ये दिखाई देता है, मतलब भूटान और म्यांमार में भी इसके दर्शन होते हैं। लेकिन अपने देश में अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और असम, यहाँ पर ये दिखाई देता है।
निवास स्थान कहाँ हो सकता है? तो रेत और बजरी वाली जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर, और जो अंतर्देशीय झीलें और नदियाँ होती हैं वहाँ पर इसकी अवस्थिति पाई जाती है। और ये है सफ़ेद पेट वाला बगुला। इसका जो पेट है वो सफ़ेद रंग का होता है। इसके बाद बंगाल फ्लोरिकन को आप देख लीजिए, जिसे कि पॉपी भी कहा जाता है। बंगाल फ्लोरिकन, इसका जो दूसरा प्रचलित नाम है वो पॉपी है। और इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है हुब्रोप्लिप्सस बेंगालिसिस। ये जो जंतु वैज्ञानिक नाम है इसको आप देख लीजिए, हुब्रोप्लिप्सस बेंगालिसिस। और वैसे हम कहते हैं बंगाल फ्लोरिकन। तो जंतु वैज्ञानिक नाम थोड़े क्लिष्ट होते हैं, लेकिन वह जीव का एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दर्ज कराते हैं, मतलब जीव की एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाते हैं। उसे उस नाम से हर स्थान पर संबोधित कर सकते हैं। और कुछ स्थानीय नाम होते हैं, तो स्थानीय नाम के तौर पर यहाँ पॉपी देख रहे हैं हम। अब यह एक दुर्लभ बस्टर्ड प्रजाति है। यह जो प्रजाति है यह दुर्लभ है, जो अपने संभोग नृत्य के लिए बहुत अच्छी तरह जानी जाती है। जब इसे मेटिंग करनी होती है तो उसके लिए ये नृत्य करता है। वैसे नृत्य तो हर पक्षी करते हैं, लेकिन यह कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है और इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसका जो पर्यावास है यह घास के मैदान और कभी कभी झाड़ झंखाट होता है। जब घास के मैदानों में इसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती हैं तो ये जो झाड़ झंखाट वाले क्षेत्र हैं उनकी शरण लेता है। इसके बाद वितरण को अगर हम देखें तो दुनिया के केवल 3 देशों के ये मूल निवासी हैं। दुनिया में 3 देश ऐसे हैं, जैसे यहाँ पर आप नाम देख लीजिए, कंबोडिया, भारत और नेपाल। कंबोडिया का ये मूल बाशिंदा है। इसके अलावा भारत में पाया जाता है और नेपाल में पाया जाता है। और भारत में कहाँ मिलता है? तो 3 राज्यों से ये प्राप्त होता है। वैसे 3 देश हैं और भारत में अगर देखें तो 3 राज्य हैं। तो ये 3 का कॉन्सेप्ट यहाँ याद रखिएगा। भारत के 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश, असम और अरुणाचल में पाया जाता है। यह जो प्रजाति है ये यूपी, असम और अरुणाचल में मिलती है। इसको हमने देखा। अब अगले पक्षी को देख लीजिए, जिसका नाम है हिमालयन बटेर। हिमालयन बटेर ये अगली पक्षी की प्रजाति है। और 1876 के बाद इस प्रजाति को देखे जाने का कोई विश्वसनीय रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। मतलब इसको अंतिम बार देखा गया पहले के समय में 1876 में। और इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है ऑप्रीसिया सुपरसिलियोसा। ये हिमालयन बटेर का जंतु वैज्ञानिक नाम है, जिसे हम कहते हैं ऑप्रीसिया सुपरसिलियोसा। 1876 के बाद इस प्रजाति को देखे जाने का कोई विश्वसनीय रिकॉर्ड मौजूद न होने के कारण इसे विलुप्त होने का अनुमान, मतलब इसके विलुप्त होने का अनुमान दर्ज किया गया है। और गहन सर्वेक्षण की आवश्यकता है, मतलब जांच की आवश्यकता है, क्योंकि ये है भी या नहीं इसका सही पता तभी चलेगा। क्योंकि इस प्रजाति को उड़ान भरने की अनिच्छा और घने घास के आवासों के लिए इनकी वरीयता के कारण पता करना मुश्किल हो जाता है। मतलब ये छिप कर रहना पसंद करते हैं। ये ज़्यादा उड़ते नहीं हैं, उड़ने में आलसी होते हैं। मतलब ये लंबी उड़ान भरने के लिए आलसी माने जाते हैं। तो ये एक स्थान पर स्थिर रहते हैं और घनी घास में अपने आप को छिपा कर रखते हैं। और यही कारण है कि इनका सही पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि ये हैं भी या नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये विलुप्त हो गए हैं, लेकिन असल में होते हैं। तो इसलिए एक गहन सर्वेक्षण की यहाँ ज़रूरत है। और 2003 में नैनीताल में इस प्रजाति के संभावित रूप से देखे जाने की सूचना मिली थी। 2003 में, काफ़ी लंबा समय बीत चुका है। अब इस पर पुनः सर्वेक्षण की आवश्यकता है। वैसे इसका निवास स्थान खड़ी पहाड़ियों पर जो घास और झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर होता है। और वितरण कहाँ पर है? तो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, जो हिमालय का पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर ये पाए जाते हैं या इनके पाए जाने की संभावना है। इसके बाद 15वें नंबर पर आप देख रहे हैं गुलाबी सिर वाली बतख। ये जो बत्तख की प्रजाति है ये गुलाबी सिर वाली होती है। इसका सिर गुलाबी रंग का होता है। और इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है उसको भी आप देख लीजिए। तो ये जंतु वैज्ञानिक नाम है रोडोनेसा कैरोफिलेसिया। इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है रोडोनेसा कैरोफिलेसिया। और वैसे प्रचलित तौर पर हम कहते हैं गुलाबी सिर वाली बतख। 1949 से भारत में निर्णायक रूप से इसे दर्ज नहीं किया गया है। मतलब आखिरी बार इसे देखा गया था 1949 में, यानी 1949 में। और नर में एक गहरा गुलाबी सिर और गर्दन होती है। नर में ये जो संरचना है ये पाई जाती है। बहुत से पक्षियों में नर में अलग संरचना होती है और मादा में अलग संरचना होती है। या ये कहना चाहिए कि अधिकतर पक्षियों में, जैसे आपने जो भारतीय रिंग नेक पैरोट होता है यानी तोता होता है उसको देखा होगा, तो जो नर तोता होता है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है। उसकी तुलना में जो मादा तोता होती है, मतलब तोती होती है, वो कम खूबसूरत होती है। क्यों? क्योंकि उसके पंखों में ज़्यादा अच्छे रंग भी होते हैं और उसके गले में एक टाई होती है। टाई का मतलब समझ रहे हैं? माला जैसा होता है काले रंग का, और उसके किनारे किनारे बहुत तरह की धारियाँ होती हैं। तो जो नर तोता होता है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है। ऐसे ही मोर को आपने देखा होगा।
मोर और मोरनी को अगर आप एक साथ देखेंगे तो उसमें मोर ज़्यादा सुंदर लगेगा, क्योंकि उसके इतने रंग बिरंगे पंख होते हैं। उसकी तुलना में मोरनी के पास पंख नहीं होते, होते तो हैं लेकिन वैसे रंगीन पंख नहीं होते। तो ये कुछ अंतर होते हैं। वैसे ही यहाँ पर ये जो गुलाबी सिर की संरचना है तो ये नर में पाई जाती है। गुलाबी सिर वाली बतख की जो हम बात कर रहे हैं, ये नर में सिर्फ ऐसी संरचना मिलती है, मादा में गुलाबी सिर नहीं पाया जाता, मतलब ऐसी संरचना नहीं होती है। और इसी आधार पर इस पक्षी का नाम रखा गया है। जैसे भारतीय तोते को हम लोग इंडियन रिंग नेक पैरोट कहते हैं। रिंग नेक क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके गले में एक रिंग पड़ी हुई होती है, जो छल्ला होता है काले रंग का, उसके आधार पर कहते हैं। लेकिन वो छल्ला सिर्फ नर के गले में होता है, मादा के गले में नहीं होता। तो वैसे ही यहाँ पर ये नर के सिर पर गुलाबी टोपी होती है, जिससे कि इसे गुलाबी सिर वाली बतख के नाम से जानते हैं। निवास स्थान आप देख लीजिए, तो यह पाए कहाँ जाएंगे? बतख वहीं रहेगी जहाँ पानी रहेगा। तो आप देख सकते हैं ऊंचे नीचे जंगलों और ऊंचे घास के मैदानों में पानी के कुंड और दलदल के पास ये रहते हैं, ताकि इन्हें प्रजनन करने में और निवास करने में सुविधा रहे। दलदल में जो कीचड़ वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ घास लंबी होती है और नमी ज़्यादा होती है, वहाँ ये अंडे देते हैं और बाकी समय पानी में अपना शिकार करते हैं। इस प्रकार की इनकी दिनचर्या होती है। वितरण की अगर हम बात करें तो भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में इनकी उपस्थिति दर्ज की गई है। भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में ये पाए जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और जो अधिकतम रिकॉर्ड है इनका, मतलब मैक्सिमम पाए जाने की जो बात कही गई है, वो उत्तर पूर्व भारत से आई है। मतलब ये ऐसी सूचना है कि उत्तर पूर्व भारत में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये यहाँ पर इनका मतलब इनके बारे में तथ्य था। हमने देखा गुलाबी सिर वाली बतख को। इसके बाद 16वें नंबर पर आप देखते हैं सोसिएबल लैपविंग को, जिसे कि जंतु वैज्ञानिक नाम के तौर पर वनेलस ग्रिजियस के नाम से जानते हैं। यह शीतकालीन प्रवासी है। भारत में यह शीतकालीन प्रवासी प्रजाति है और इस प्रजाति को अचानक और तेजी से जनसंख्या में गिरावट का सामना करना पड़ा है। मतलब इसकी जनसंख्या में तेजी से गिरावट आई है और अचानक आई है, जिसकी वजह से ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय की श्रेणी में आ गई है। मतलब इस प्रजाति को लुप्त प्राय होने के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। और ये जो गिरावट है ये बहुत तेज गति से आई है। और किसी भी जीव की जनसंख्या में जब बहुत तेज रफ्तार में कमी आने लगती है तो इसके पीछे जो बाह्य कारण है वो उत्तरदायी होते हैं और इसमें जीव को अनुकूलन करने का समय नहीं मिल पाता, उसे संभलने का मौका नहीं मिल पाता और वो एक झटके में खत्म हो जाता है। ये विनाशकारी स्थिति होती है। धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं तो उसमें अनुकूलन की गुंजाइश होती है। अब यहाँ आप इसका वितरण देख लीजिए। तो वितरण के लिए मध्य एशिया है, इसके अलावा एशिया माइनर है, रूस, मिस्र, भारत, पाकिस्तान, इन क्षेत्रों में, मतलब इन देशों में और इस हिस्से में ये मिलते हैं। भारत में देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र हैं वहां पर ये पाए जाते हैं, वहां पर इनका निवास स्थान है। ये हमने देखा। इसके बाद अगले नंबर पर यानी 17वें नंबर पर आप देख रहे हैं चम्मच की चोंच वाली टिटहरी। ये जो टिटहरी है इसकी चोंच चम्मच के आकार की होती है और इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है उसको भी आप देख लीजिए। वैसे टिटहरी को आपने देखा होगा। इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है यूरेनोर हिंगडम्स पाइगम्स। यूरेनोर हिंगडम्स पाइगम्स ये जंतु वैज्ञानिक नाम है। वैसे इसको प्रचलित तौर पर कहते हैं चम्मच की चोंच वाली टिटहरी। मतलब इसकी जो चोंच है वो चम्मच के आकार की होती है और इसे, मतलब ये जो टिटहरी की प्रजाति है, इसे अत्यधिक विशिष्ट प्रजनन निवास की आवश्यकता होती है। मतलब ये ऐसी वैसी जगह प्रजनन नहीं करती या अंडे नहीं देती, इसे एक विशेष स्थान की आवश्यकता होती है। और ये जो बाधा है, मतलब इसे कोई स्पेशल जगह चाहिए होती है। हर परिस्थिति में, मतलब प्रत्येक परिस्थिति में ये प्रजनन नहीं कर सकती, तो ऐसे में इसे बाधा का सामना करना पड़ता है। और ये जो बाधा है ये इसकी आबादी को कम करती है। मतलब इसका जो विनाश है वो तेजी से होता है। परिस्थितियों के हिसाब से जो जीव ढल जाते हैं वो अपनी आबादी को जिंदा रख लेते हैं, मतलब उनकी संख्या बनी रहती है। और जो इस प्रकार के जीव होते हैं जो कि हर जगह अपने आप को ढाल नहीं पाते, उन्हें विशिष्ट क्षेत्र की आवश्यकता होती है, वह तेजी से घटने लगते हैं। तो इसी वजह से इसकी जो आबादी है वो हमेशा कम रहती है। और भारत में इस प्रजाति की जो अंतिम जनसंख्या है उसका वितरण पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु में दर्ज किया गया है। जो वितरण इनका है जनसंख्या का वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु से दर्ज हुआ है, लेकिन कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। और विरल वनस्पति वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा घनी नहीं होती, ज़्यादा सघनता नहीं होती, तो ऐसे क्षेत्र और तटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये निवास करती हैं। समुद्र के किनारे से 7 किलोमीटर की दूरी के आगे कोई प्रजनन का निशान नहीं है। मतलब समुद्र के किनारे से ज़्यादा दूर तक ये जाकर प्रजनन नहीं करती। समुद्र के किनारे पर ही इनका आवास होता है और खुले स्थान पर ये अपने अंडे देते हैं, अपना प्रजनन करते हैं। तो जो टिटहरी नाम के पक्षी होते हैं इनकी एक प्रवृत्ति होती है,
ये किसी खुले स्थान पर ही अंडा देते हैं, इनकी एक विशेषता है, और यही वजह है कि इनकी संख्या कम होती है। आधे अंडे तो जो आपदाएं हैं उनका शिकार होकर नष्ट हो जाते हैं, या कोई जंगली जीव या कोई भी ऐसी बिल्ली जैसे जो प्राणी होते हैं वो इन्हें नष्ट कर देते हैं। शहरों में जो टिटेरियाँ होती हैं वो छतों पर अंडे देती हैं, खुले छत पर, और दिन भर धूप में चिल्ला चिल्ला कर उनकी रखवाली करती हैं। ऊपर चिल्लाएंगी, लंबी लंबी टांग रहती है, आसमान में उड़ेंगी, और नीचे अंडे जो है वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो ऐसे में ये बहुत जल्दी नष्ट होने का इनका खतरा होता है। पंचतंत्र में आपने टिटेरी दंपत्ति की कहानी को देखा होगा, मतलब सुना होगा। वहाँ पे टिटेरी के का जोड़ा जो होता है, मतलब टिटेरी का एक युगल होता है, वो समुद्र के किनारे अंडे दे देता है और उसे और कोई जगह नहीं मिलती, और समुद्र की लहरें आती हैं और अंडों को बहा ले जाती हैं। उसके बाद टिटेरी का जो जोड़ा होता है, यानी दोनों दंपत्ति जो होते हैं, वो फिर समुद्र के सामने जाते हैं न्याय मांगने के लिए। तो कहानी लंबी है, उसे पढ़िएगा, पंचतंत्र की ही कहानी है, और वहाँ पर उनकी बेवकूफ़ी को दर्शाया गया है। तो वैसे ही ये जो टिटेरी होती हैं, ये ऐसी ही जगहों पर अंडे देती हैं, चाहे वो ये विशेष प्रकार की टिटेरी हो, जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये चम्मच जैसी चोंच वाली, या फिर जो हम देखते हैं वो वाली हो। इनकी आबादी कम होने का रीज़न यही है, इन्हें विशिष्ट आवास की आवश्यकता होती है, और आवास भी इनका अनोखा होता है। इनका जो वितरण है उसको देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु से दर्ज किया गया है, मतलब यहाँ पर इनका वितरण मिला है। इसके बाद आप 18वें नंबर पर साइबेरियन क्रेन को देखिए। साइबेरियन क्रेन का नाम आपने सुना होगा। इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है ग्रूस ल्यूकोगेरानस। ग्रूस ल्यूकोगेरानस, ये इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है, और वैसे प्रचलित तौर पर हम कहते हैं साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन, और यह एक बड़ा पक्षी, मतलब इसका जो आकार है वो काफ़ी बड़ा होता है। यह राजसी पक्षी है, मतलब राजसी प्रवासी पक्षी है, थोड़ा शानो शौकत से रहता है, और यह सर्दियों में आर्द्र भूमि में प्रजनन करता है। मतलब ये सर्दी के मौसम में प्रजनन के लिए आता है, और इसे वेटलैंड्स की तलाश होती है। ये आर्द्र भूमियों में प्रजनन करता है, जो केवल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में सर्दियों में देखे जाते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पर ये सर्दी के मौसम में दिखता है। हालांकि पक्षी को देखने का जो आखिरी दस्तावेज था वो 2002 में आया था, उसके बाद कोई ऐसी बड़ी रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये सर्दियों के मौसम में आर्द्र भूमि में प्रजनन करने के लिए आते हैं, और जहाँ से ये आते हैं इनका नाम देखिए, साइबेरियन क्रेन। तो साइबेरियन क्रेन का मतलब क्या, ये साइबेरिया के मूल निवासी हैं। तो साइबेरिया में सर्दियों के मौसम में और खतरनाक ठंडी पड़ती है, तो वहाँ प्रजनन के लिए अनुकूल दशाएं नहीं होती, इस वजह से इन्हें प्रवास करना पड़ता है। ये माइग्रेशन करके यहाँ तक आते हैं। और देख लीजिए, इनका निवास स्थान आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं, जो नम जमीन होती है, आर्द्र भूमि वेटलैंड्स होते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और यहाँ भारत में अगर देखें तो इसका जो वितरण है वो राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में है। इस आर्द्र भूमि के बारे में पीछे जब हम आर्द्र भूमियों वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं सरीसृप को। यहाँ तक हमने साइबेरियन क्रेन को देखा, और जितनी भी पक्षी प्रजातियाँ थी सबको देख लिया। टिटेरी के बारे में देख लिया, इसके अलावा लैपविंग के बारे में देख लिया, गुलाबी सिर वाली बतख को देखा, हिमालयन बटेर को देख लिया, पॉपी को देख लिया जो कि बंगाल फ्लोरिकन था। इसके बाद सफ़ेद पेट वाला बगुला, इस प्रकार की बहुत सारी पक्षी की प्रजातियों को, और उससे पहले हमने स्तनधारी जीवों को भी देखा है। शुरुआत हमने पिग्मी हॉग से की थी, और ये लिस्ट लंबी होती जा रही है। अब इसके बाद जो रेंगने वाले जीव हैं, जो सरीसृप हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो सरीसृप में सबसे पहले देखते हैं घड़ियाल को। घड़ियाल ये दुनिया में सबसे विशिष्ट रूप से विकसित मगरमच्छ है। घड़ियाल मगरमच्छ का ही एक अंश होता है, मतलब मगरमच्छ की ही एक प्रजाति होती है। और इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम होता है वो है गैविएलिस गैंगेटिकस। ये घड़ियाल का जंतु वैज्ञानिक नाम है, गैविएलिस गैंगेटिकस, और यह दुनिया में सबसे विशिष्ट रूप से विकसित मगरमच्छ के रूप में देखा जाता है। और पर्यावास की अगर बात करें आप, मतलब इसको रहने के स्थान के तौर पर, तो रेतीले किनारे वाली जो स्वच्छ नदियाँ होती हैं, ऐसी नदियाँ जिनका पानी साफ होता है और किनारे रेतीले होते हैं, कीचड़ युक्त होते हैं, वहाँ पर ये धंसे रहते हैं और स्वभाव से बड़े ही आलसी होते हैं। वितरण के तौर पर अगर देखें तो राष्ट्रीय जो चंबल अभयारण्य है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। वहाँ पर केवल इनकी जो व्यवहार्य आबादी है, मतलब व्यवहारिकता वाली आबादी है, वो पाई जाती है। और भारत के 3 राज्य, कौन कौन से 3 राज्य, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह फैले हुए हैं, मतलब इनकी जनसंख्या पाई जाती है। 3 ही राज्यों में अभी तक दर्ज है। हालांकि जहाँ भी स्वच्छ जल वाली नदियाँ होंगी वहाँ इनके पाए जाने की संभावना होगी। और उसके साथ साथ जलवायु का थोड़ा गर्म होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो घड़ियाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी जलवायु में नहीं रह पाते। इसके बाद छोटी गैर प्रजनन आबादी जो है वो सोन, गंडक, हुगली और घाघरा नदियों में भी पाई जाती है।
जो गैर प्रजनन वाली आबादी है उसकी बात अगर करें तो सोन नदी में, गंडक नदी में, इसके अलावा हुगली और घाघरा नदियों में भी ये पाए जाते हैं। अब इसके अलावा और देशों की अगर बात करें तो म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश, इन देशों में ये विलुप्त हो चुके हैं, यहाँ से ये पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। लेकिन भारत में अभी पाए जा रहे हैं, ये विशिष्ट बात है। और कहाँ कहाँ मिल रहे हैं तो नदियों के नाम भी आपने देख लिए। और पानी की स्थिति स्वच्छ होनी चाहिए, ज़्यादा गंदे पानी में ये जी नहीं पाते, ये हमने देखा। अब इसके बाद कछुए को देख लीजिए, जो कि समुद्री कछुआ है। इसे अन्य नाम से भी हम जानते हैं, यहाँ आप देख लीजिए समुद्री कछुआ। और इसका जो दूसरा नाम है वो है हॉक्सबिल टर्टल। टर्टल यानी कछुआ और हॉक्सबिल इसका जो आगे का नाम है वो है। इसको जंतु वैज्ञानिक नाम के तौर पर अगर हम देखें, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम एमोरचिल्स इम्ब्रिकाटा है। ये कछुए का जंतु वैज्ञानिक नाम है। इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है एमोरचिल्स इम्ब्रिकाटा। यहाँ आप इसे देख सकते हैं, ये है हॉक्सबिल टर्टल। यह बहुत ज़्यादा शोषित प्रजाति है, इसका शोषण बहुत ज़्यादा हुआ है। और यह प्रजाति प्रकृति में प्रवासी के तौर पर देखी जाती है और दुनिया भर के लगभग 70 देशों में पाई जाती है। इसके परिपक्व होने की जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी है। यह 25 से 40 वर्षों के बीच परिपक्व होता है, मतलब वयस्क होता है। और पर्यावास क्या है तो रेतीले जो घोंसले होते हैं, मतलब इनके जो घोंसले होते हैं वो रेतीले समुद्र तटों पर होते हैं। ये समुद्र की जो सतह होती है, जो रेतीला तट होता है, उसको खोद कर बिल बनाते हैं और उसके अंदर अंडे देते हैं। फिर उसके बाद अंडे में से जब बच्चे निकलते हैं तो वो अपने आप उस रेत को चीर कर बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे चलकर समुद्र में पहुंच जाते हैं। इनके निकलने का नज़ारा बड़ा ही अनोखा होता है। उसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मारे भी जाते हैं, वहाँ की जो मतलब गतिविधियाँ होती हैं उसके शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका प्रजनन होता है। और वितरण की अगर बात करें तो इसमें भारत में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उड़ीसा और तमिलनाडु के जो तट हैं, समुद्र तट हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब इनकी जो प्रजातियाँ हैं वो ऐसे स्थानों पर मिलती हैं। ये तो एक कछुए की प्रजाति की बात हुई। अब दूसरा कछुआ देख लीजिए, जिसका नाम है लेदरबैक टर्टल। ये जो लेदरबैक है इसकी चमड़ी कैसी होती है, मतलब इसका जो चमड़ी का मतलब है खोल। कछुए की पीठ पर एक बहुत कड़ा खोल पाया जाता है, तो वह खोल यहाँ पर चमड़े की जैसे होता है, मतलब उसकी जो संरचना होती है वो चमड़े जैसी होती है। इसीलिए इसे चर्म पीठ वाला कछुआ कहा जाता है, या चमड़े की पीठ वाला कछुआ। और इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है डेनकोचेइल कोरिया। यहाँ आप इसके जंतु वैज्ञानिक नाम को भी देख सकते हैं, डेनकोचेइल कोरिया। और इसे हम सामान्य तौर पर कहते हैं लेदरबैक टर्टल, यानी चमड़े की जैसी पीठ वाला कछुआ। और यह जीवित समुद्री कछुओं में सबसे बड़ा होता है। और बड़ा कितना तो इसका वजन होता है 900 किलोग्राम। वयस्क जो लेदरबैक कछुआ होता है वो काफ़ी अच्छा तैराक होता है, तो सभी कछुए बहुत बढ़िया तैर लेते हैं, उसमें से यह भी एक है। इसके अलावा यह औसतन मतलब एक दिन की अगर हम बात करें तो 45 से लेकर 65 किलोमीटर तक तैर लेते हैं, इतनी यात्रा कर लेते हैं। और जेलीफिश को बहुत मन से खाते हैं। जो जेलीफिश होती हैं वह इनका पसंदीदा आहार होती हैं। तो समुद्री जीवों पर यह भी निर्भर होते हैं और इनके तैरने की रफ्तार बहुत तेज होती है। आप सोच लीजिए, ये रोज़ तैरते हैं और 45 से 65 किलोमीटर ये पानी में तैर लेते हैं। और इनका वजन भी अच्छा खासा होता है। और देख लीजिए, लेदरबैक की जनसंख्या जेलीफिश की बहुतायत के साथ मेल खाती है। मतलब जहाँ जेलीफिश की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ लेदरबैक टर्टल भी ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, जिससे ये समुद्री वातावरण में महत्वपूर्ण शीर्ष शिकारी बन जाते हैं। यह शिकारी की भूमिका निभाते हैं, मतलब ये जेलीफिश और इस प्रकार की जितनी भी मछली प्रजातियां हैं उनका शिकार करते हैं। और जहाँ मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं वहाँ इनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो ये महत्वपूर्ण शिकारी का स्थान रखते हैं। और इनका जो निवास स्थान है वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जो महासागर है वहाँ पर होगा। चूंकि ये समुद्री कछुए हैं तो निश्चित रूप से ये महासागरों या समुद्रों में पाए जाएंगे। लेकिन जो समुद्र का क्षेत्र है वो कौन सा होना चाहिए, उष्णकटिबंधीय होना चाहिए या उपोष्णकटिबंधीय होना चाहिए, मतलब ये गर्म जलवायु वाले जीव हैं। इसके बाद वितरण आप देख लीजिए तो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और भारतीय महासागरों के उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण जलों में ये पाया जाता है। मतलब हिंद महासागर की बात की जा रही है तो अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर का जो उष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय जल है वहाँ पर ये मिलते हैं। हालांकि शीतोष्णकटिबंधीय जल में इनकी उपस्थिति उतनी अच्छी नहीं होती जितनी ज़्यादा मात्रा में ये उष्णकटिबंधीय जलवायु या जल में पाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे लेदरबैक टर्टल की, इन्हें हमने देखा। इसके बाद अगला जो प्रकार है वो भी एक प्रकार का कछुआ ही है। इसको हम लोग कहते हैं नदी टेरेपिन या बतगुर बास्का। जो नदी टेरेपिन होते हैं वह अन्य टेरेपिन प्रजातियों का, यहाँ पर अगर हम बात करें नदी टेरेपिन की, यह भी कछुए की एक प्रजाति है, इसको याद रखिएगा।
तो इस वाक्य को देख लीजिए, नदी टेरेपिन और अन्य टेरेपिन प्रजातियों का सर्वाहारी आहार। सर्वाहारी आहार मतलब क्या, ये हर चीज खा सकते हैं। तो इस प्रकार का आहार और उन्हें जलीय आवासों की कुशल साफ सफाई प्रणालियों का एक अनिवार्य हिस्सा बनाता है। मतलब यह जो आहार है, इसकी वजह से यह जो जलीय आवास होते हैं, मतलब जल में जो जीवों के आवास होते हैं, आवास क्षेत्र होता है, उसका सफाई कर्मी इन्हें बना देता है। यह हर चीज़ को खाते हैं। पहली चीज़, इन्हें खाने के लिए विशेष रूप से मछली ही नहीं चाहिए होती, ये जो गंदगी होती है उसको भी खाकर साफ करते हैं। तो इस वजह से ये साफ सफाई करने वाले जीव के तौर पर देखे जाते हैं। तो यह जलीय आवास की सफाई करने वाले जीव के तौर पर यहाँ चिन्हित किए गए हैं और इन्हें इस प्रणाली का, यानी साफ सफाई वाली प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। और यह है नदी टेरेपिन। और अन्य जो टेरेपिन प्रजातियां होती हैं वह भी ऐसी ही होती है, मतलब उनकी भी जो प्रवृत्ति होती है वो ऐसी ही होती है। इनका जो पर्यावास है, मतलब इनका जो आवास है, वो मीठे पानी की नदियां और झीलें होती हैं। खारे पानी में ये नहीं पाए जाते। इनका नाम भी है नदी टेरेपिन। तो ये नदी के जल में पाए जाते हैं, खारे पानी से इनका कोई संबंध नहीं होता। वितरण अगर हम देखें तो बांग्लादेश, कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे जो देश हैं वहां पर इनका वितरण पाया जाता है। उपस्थिति इनके मीठे पानी में होती है। इसके बाद जो अगला कछुआ है वो है लाल मुकुट वाला कछुआ। इसे बाटागुर कछुआ भी कहते हैं। लाल मुकुट जैसी संरचना इसके सिर पर होती है और इसका जो प्रचलित नाम है वो है बाटागुर कछुआ। मुख्य रूप से ये गंगा बेसिन तक ही सीमित है। इसकी जो जनसंख्या है उसकी सीमा सिर्फ गंगा बेसिन तक ही है। और यहाँ आप देख लीजिए, प्रजनन के मौसम में नर का जो रंग है वो चमकीला लाल होता है। जो प्रजनन का इनका मौसम होता है उस समय नर का जो रंग है वो चमकीला लाल होता है। पर्यावास की अगर बात करें तो गहरी बहती नदियां, लेकिन स्थलीय स्थलों के साथ जुड़ाव वाली, मतलब नदियां गहरी होनी चाहिए, उसमें प्रवाह होना चाहिए और जो स्थल है उससे भी कनेक्शन होना चाहिए। ऐसे स्थानों पर ये जो कछुए हैं ये पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें प्रजनन करने के लिए जो जगह चाहिए होगी घोंसला बनाने के लिए, उसके लिए कीचड़ और रेत की आवश्यकता होगी। तो ये किनारों पर आएंगे तो तट की आवश्यकता होगी। और प्रजनन की क्रिया करने के लिए मतलब ऐसी जो जगह है वो तलाशते हैं। और बाकी समय जो इनका निवास स्थान होता है वो नदियों की गहराइयों में होता है। तो इस प्रकार से इन्हें दोनों की ही आवश्यकता होती है। बहती हुई नदी होनी चाहिए, मतलब पानी साफ होना चाहिए। दूसरी चीज, गहराई अच्छी होनी चाहिए और किनारा भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें जहाँ मिलती हैं वहां पर ये कछुए पाए जाते हैं। वितरण के तौर पर अगर हम देखें तो भारत में ये मूल रूप से गंगा के जल क्षेत्र में रहता है। आपने देखा कि ये गंगा बेसिन तक ही सीमित रहता है। और इसका वितरण भारत, बांग्लादेश और नेपाल में पाया जाता है। इसके वितरण की अगर हम बात करें तो भारत, बांग्लादेश और नेपाल में ये बिखरा हुआ होता है। इसके बाद जो अगला नंबर है, यहाँ पर हम सरीसृपों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो छिपकली को कैसे छोड़ सकते हैं। तो अगला नंबर है सिम्परा। यह है सिस्परा छिपकली। यह जो छिपकली है यह सिस्परा छिपकली के नाम से जानी जाती है, या इसका प्रचलित नाम है गेको। इन्हें गेको छिपकली के तौर पे भी देखा जाता है। तो यह जो गेको लिजार्ड होती है यह क्या होती है, इन्हें देख लीजिए। यह एक बड़ी छिपकली है। इसका जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। यह आमतौर पर जंगलों में रहती है। इसका जो निवास स्थान है वो जंगल है। और यह कीटभक्षी और निशाचर होती है। इसकी जो प्रवृत्ति है कीटभक्षी होती है, तो छिपकलियां कीट खाती ही है। और यह निशाचर होती है, रात के समय निकलती है। यह गहरे हरे रंग की होती है और इसके जो पैर होते हैं उनमें रोएदार संरचना होती है, जिन्हें कि सीटा कहा जाता है। ये रोएदार संरचना इसे दीवार पर पकड़ बनाने में सहायता करती है। तो ये गेको छिपकलियां हैं। इसके बाद आवास और वितरण को आप अगर देखेंगे तो पश्चिमी घाट के स्थानिक हैं ये, मतलब पश्चिमी घाट के मूल निवासी हैं। कोचीन के पास कवेलई और इसके अलावा सिस्पारा और नीलगिरी में ये पाई जाती हैं। इनकी जो अवस्थिति है वो कोचीन के पास कवेलई, ये जो क्षेत्र है इनके नाम आप देख लीजिए। वैसे ये पश्चिमी घाट के स्थानिक है और कोचीन के पास कवेलई, सिस्पारा और नीलगिरी में इनकी अवस्थिति मिलती है। और हम बात कर रहे थे गेको छिपकली की, जिसे कि सिस्परा छिपकली भी कहा जाता है। यहाँ तक हमने सरीसृपों को देखा। अब इसके बाद मछलियों को देख लेते हैं। तो मछलियों में सबसे पहला नंबर आता है पांडिचेरी शार्क का, जिसका कि इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है कारचारिनस हेमिडोन। कारचारिनस हेमिडोन। और वैसे प्रचलित तौर पर हम इन्हें कहते हैं पांडिचेरी शार्क। यह एक समुद्री मछली है, समुद्र में रहने वाली मछली है, जो कि महाद्वीपीय और द्वीपीय समतल पर रहती है। इसका जो निवास होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। यह बहुत ही दुर्लभ है और अल्प ज्ञात प्रजाति है। इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है। इसका जो निवास स्थान है और वितरण है वो हिंद महासागर में है। अब हिंद महासागर में कहाँ से कहाँ तक, तो ओमान की खाड़ी से लेकर
पाकिस्तान, भारत और संभवतः श्रीलंका तक है। मतलब संभवतः इसलिए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया है, जानकारी नहीं हो पाई है कि कहाँ कहाँ तक ये फैली हुई है और इसकी मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं। बहुत ज़्यादा इसके बारे में जो डाटा है वो नहीं है, तो इस वजह से यहाँ अनुमान ही है। वैसे ये हिंद महासागर में पाई जाती है। जिन क्षेत्रों में पाई जाती है उनका नाम लिखा हुआ है, जैसे कि ओमान की खाड़ी से पाकिस्तान तक, और उसके अलावा भारत के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ भी, और श्रीलंका के आसपास भी। श्रीलंका के पास तक इन्हें हमने देखा। इसके बाद भारत से न्यू गिनी तक कुछ इलाकों में ये पाई जाती है, और हुगली नदी के मुहाने पर भी इसकी उपस्थिति देखी गई है। तो मछली तो चलायमान होती है, वह समुद्र की लहरों के साथ तैरते तैरते कहीं भी पहुंच सकती है। उसके तैरने की क्षमता और उसकी पसंद पर निर्भर करता है, उसे कैसा आवास पसंद है। और कई बार जो जलीय जीव होते हैं वो अपने आवास को सिर्फ इसलिए भी बदल देते हैं क्योंकि वह जो आवास पुराना वाला इनका होता है वह इनके रहने के लिए उपयुक्त नहीं रह गया रहता है। तो यह उपयुक्त आवास की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी चले जाते हैं, तो इसलिए इनमें अनियमितता देखी जाती है। इसी प्रकार से आप गंगा शार्क को देखिए, ये शार्क की प्रजातियां हैं। तो गंगा शार्क के बारे में आप देख रहे हैं, इसे जंतु वैज्ञानिक नाम के तौर पर अगर हम देखें तो इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है ग्लिफिस गैंगेटिकस, और वैसे हम कहते हैं गंगा नदी की शार्क या गंगा शार्क। यह विशिष्ट रूप से अनुकूलित मछली खाने वाली शार्क है। यह मछलियों को खाती है, अपने से छोटी मछलियों का सेवन करती है, और यह गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के अशांत जल में पाई जाती है। इसकी आंखें जो है वो छोटी होती हैं, और छोटी आंखें यहाँ कुछ दर्शाती हैं, कोई चीज़ बताती हैं। वो क्या है कि यह अशांत पानी में रहने के लिए अनुकूलित है। इसका मतलब क्या है, जो अशांत पानी होता है, जहाँ लहरें उठती रहती हैं, ऐसे पानी में छोटी आंखों वाली मछली पाई जाती है, और जहाँ का जल अपेक्षाकृत शांत होता है वहाँ बड़ी बड़ी आंखों वाली मछली पाई जाती है। ये छोटी आंख वाली मछली हो गई और ये बड़ी आंख वाली मछली हो गई। तो ये अशांत जल को दर्शाती है और ये शांत जल को दर्शाती है। तो यहाँ जो ये गंगा शार्क है, इसकी आंखें छोटी होती हैं, इसलिए अंदाजा लगाया गया कि ये जिस स्थान पर रहती है वहाँ का पानी अशांत होता है, और उसकी लहरों के थपेड़ों से बचने के लिए इसकी आंखें छोटी होती हैं। ये बातें हैं। और देख लीजिए, जबकि प्रजातियों के पतले दांतों से पता चलता है कि यह मुख्य रूप से मछली खाती है। मतलब इनके जो दांत होते हैं वह मांस को और मछलियों के शल्कों को चीरने के लिए उपयुक्त होते हैं, इसलिए अंदाजा लगाया जाता है कि ये सिर्फ मछली का ही सेवन करती है मुख्य रूप से। इसके बाद वितरण की अगर हम बात करें तो भारत में संभवतः, मतलब भारत में तो पाई ही जाती है। इसके अलावा संभवतः पाकिस्तान के आसपास के जो समुद्री क्षेत्र हैं वहाँ भी होती है, और वहाँ के नदी तंत्र में। गंगा नदी प्रणाली और हुगली नदी के मुहाने इसके ज्ञात आवास है, मतलब यहाँ पर ये देखी गई है। हुगली नदी का जो मुहाना है वहाँ पर, और गंगा नदी का जो तंत्र है उसमें भी इसे देखा गया है। इसके बाद आरा मछली को आप देख लीजिए, जो कि चाकू जैसे दांत वाली होती है। इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है उसको भी आप देख सकते हैं। इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है उसको देख लीजिए, एनोक्सीप्रिस्टिस कस्पिडेटा, और वैसे हम कहते हैं चाकू दांत वाली आरा मछली। इसके दांत चाकू जैसे नुकीले और आरे जैसे होते हैं। जो बढ़ई का आरी होता है या आरा होता है जिससे कि वो लकड़ी को चीरता है, बिल्कुल दांत वैसे ही होते हैं, साटूथ। अब देखिए, इसमें ब्लेड की तरह दांतों के साथ एक लंबा संकीर्ण थूथन होता है और शार्क जैसा शरीर होता है। मतलब इसमें जो शरीर की संरचना है वो शार्क जैसी होती है, और दांत जो है वो ब्लेड जैसे होते हैं। थूथन लंबा और नुकीला होता है। यह अपना अधिकांश समय समुद्र तल के पास बिताता है या बिताती है, जो भी। इसके बाद यह उथले तटीय जल और मुहानों के पास पाई जाती है, जहाँ नदी के मुहाने होते हैं वहाँ पर मिलती है, और उथला जल इनके लिए उपयुक्त होता है। ज़्यादा गहरे पानी में ये नहीं पाई जाती। और पर्यावास की अगर हम बात करें तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र, मतलब जो हिंद प्रशांत का मेल वाला क्षेत्र है वहाँ पर, उसके पश्चिमी भाग में ये व्यापक तौर पर मिलती है, जिसमें कि लाल सागर भी शामिल है। लाल सागर में भी इनकी अवस्थिति पाई जाती है। ये तो इनकी भौगोलिक दशा हो गई। और ये जो मछली है इन्हें आरा मछली के नाम से भी जानते हैं। अगली जो मछली है वह है बड़े बड़े दांतों वाली आरा मछली। इससे पहले जो हमने देखा था वो चाकू दांत वाली आरा मछली थी। अब ये जो है ये बड़े बड़े दांतों वाली आरा मछली है, और इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है प्रिस्टिस माइक्रोडॉन। इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है प्रिस्टिस माइक्रोडॉन। यह छोटी होती है, मतलब इसका जो आकार है वो बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन खतरनाक आरी के समान, मतलब आरी के साथ इनका जो मुंह, कहने का मतलब यह है कि मुंह की जो संरचना होती है वो आरी नुमा होती है, इसीलिए तो आरा मछली कहा जाता है। और शरीर भारी होता है, लंबाई 3 मीटर तक होती है। ये मछली की संरचना की बात की जा रही है। और इसे कभी कभी बुल शार्क और जो ग्रीन सॉफिश होती है उसके साथ भी पकड़ा जाता है। मतलब इन जीवों के साथ भी इसे देखा गया है। तो मछली किन जीवों के साथ
रह रही है या कहाँ पे रहती है यह मायने रखता है, उससे उसकी प्रवृत्तियों का पता चलता है। और यह है बड़े बड़े दांतों वाली आरा मछली। इसके जो दांत होते हैं वो खतरनाक होते हैं और यह शिकारी मछली है। इस प्रकार के जो दांत हैं नुकीले और आरी नुमा, यह शिकारी जीवों में ही पाए जाते हैं जो कि मांस को चीरने के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। आवास की अगर बात करें और वितरण की, तो इंडो पैसिफिक का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जैसे कि वो वाली आरा मछली थी वैसे ही ये भी है, और पूर्वी अफ्रीका से न्यू गिनी, इसके अलावा फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया के लिए वियतनाम, मतलब इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में इसका विस्तार मिलता है। और भारत में अगर देखें सिर्फ भारत के संदर्भ में, तो इसे 64 किलोमीटर तक महानदी में प्रवेश करने के लिए माना जाता है या जाना जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र में भी ये बहुत आम है। कहने का मतलब ये है कि ये महानदी में मिलती है, उसके अलावा गंगा और ब्रह्मपुत्र में ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, इस प्रकार की मछली। इसके बाद जो अगली प्रजाति है मछली की, वह जो है वो संकीर्ण थूथन वाली आरा मछली है। इसका मुंह बड़ा ही सकरा होता है, संकीर्ण होता है, और यह भी आरा मछली की ही प्रजाति है, जिसका कि जंतु वैज्ञानिक नाम प्रिस्टिस जिज सेरेन है या सेरेन है। और इसकी जो लंबाई है वह 4.3 मीटर तक बढ़ती है, मतलब यह बढ़ते बढ़ते 4.3 मीटर तक हो सकती है। और मनुष्य जो है इसका बड़े पैमाने पर शिकार करते हैं, मतलब मार के खाने के लिए यूज़ करते हैं। और इस प्रजाति को उथले पानी में अक्सर पाया जाता है। और जो उथले पानी में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं उनका शिकार ज़्यादा पैमाने पर होता है या बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि वो आसानी से मिल जाती है, उनकी प्राप्यता आसान होती है। गहरे पानी वाली मछलियों को पाना इतना आसान नहीं होता। इसके बाद यह ज्वार नदमुख में पाई जाती है, जो एस्चुरी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये मिलती है। ये आप देख लीजिए, इनकी जो अवस्थिति है वो ज्वार नदमुख में होती है। और समुद्री जल में भी पाई जाती है, मतलब इनकी जो अनुकूलन की क्षमता है वो खारे पानी में भी होती है और मीठे पानी में भी होती है। और कम से कम 40 मीटर तक की गहराई तक ये पाई जाती है। समुद्र में या किसी भी जल में ये 40 मीटर तक की गहराई तक पाई जाती है। निर्भर इस बात पर करता है कि कहाँ तक उन्हें भोजन मिलता है। इसके बाद आवास और वितरण को अगर आप देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती है। तो इंडो पैसिफिक जोन जो है वो कई प्रकार की मछलियों का आवास है। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे देशों और स्थानों को हमने देखा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, कंबोडिया है, चीन है, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और इसके अलावा इंडो पैसिफिक पूरा क्षेत्र, वहाँ पर ये मिलती है। यहाँ तक हमने मछलियों को देखा। उससे पहले कछुओं के बारे में देख चुके हैं। अब जरा सा एक बार फिर स्थल पर आ जाते हैं और मकड़ियों को देख लेते हैं। मकड़ियाँ कितने लोगों को अच्छी लगती हैं? शायद बहुत कम लोगों को पसंद होंगी। मकड़ियों को देखने से कुछ लोगों को डर लगता है और कुछ लोगों को अच्छा महसूस नहीं होता। बहुत कम ही लोग हैं जिन्हें मकड़ी पसंद आती होंगी। फिलहाल ये उपयोगी भी होती हैं, ऐसा नहीं कि ये निरुद्देश्य होती हैं। मकड़ियों का भी प्रकृति में अपना स्थान है। कुछ मकड़ियाँ जो हैं वो जहरीली होती हैं, उनके अंदर जहर पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर मकड़ियाँ जो हैं वो निरापद होती हैं, उनमें जहर नहीं पाया जाता। वो जाला बुनती हैं और कुछ मकड़ियों से रेशम भी प्राप्त होता है, ये भी बात आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर 30वें नंबर पर आप देख रहे हैं रामेश्वरम पैराशूट स्पाइडर। मकड़ी को इंग्लिश में स्पाइडर कहते हैं, आपने स्पाइडरमैन की फिल्में देखी होंगी। तो यहाँ पर रामेश्वरम पैराशूट स्पाइडर, और इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है उसको भी आप देख लीजिए। इनका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसीलुथेरिया हनुमा विनोमिका। ये है विचित्र सा नाम, और वैसे इन्हें कहते हैं रामेश्वरम पैराशूट स्पाइडर। तो ये है जंतु वैज्ञानिक नाम और ये है इनका जो प्रचलित नाम। दोनों नाम आपके सामने हैं। अब इनके बारे में जरा देख लेते हैं। तो देखिए, इन्हें हाल में 2004 में वर्णित किया गया था और यह केवल भारत में पाई जाती है। मतलब यह जो मछली की प्रजाति है यह केवल भारत में ही मिलती है अभी तक। अभी ये बहुत समय नहीं हुआ, हालांकि लंबा समय हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रजाति को खोजने की बात चल रही हो तो उस मामले में 2004 बहुत पीछे की बात नहीं कही जाएगी। प्रजातियों का जो विकास क्रम है वो काफ़ी पहले से चल रहा है, तो उसमें 2004 का जो सन है वो बहुत पुराना नहीं माना जाएगा। पुराना तब माना जाता है जब 100 साल पुरानी बात होती। हालांकि ऐसे अगर हम साल के तौर पर देखें तो बीती बात है, काफ़ी पुरानी बात है। फिलहाल ये भारत में ही पाई जाती है और यह बहुत बुरे तरीके से काटती है। जब ये दबती है या किसी कारणवश नाराज हो जाती है तो बहुत बुरे तरीके से काट लेती है, लेकिन घातक नहीं होती। इसमें जहर नहीं पाया जाता। और यह जो प्रजाति है, मतलब यह जो मकड़ी की प्रजाति है, यह अर्ध सामाजिक है। अर्ध सामाजिक का मतलब है कि ये बड़े समूह में नहीं रहती है, बड़े बड़े झुंड में नहीं रहती है, आंशिक समूहों में रहती है। मतलब आंशिक रूप से ये झुंड में रहती है, उसके बाद अलग पड़ जाती है। झुंड में रहने वाली मकड़ियों की ये प्रजाति नहीं है और ये वृक्षों पर छिप कर रहती है।
जो वृक्ष होते हैं उनमें ये आश्रय लेती है, वहीं छिप कर रहती है और तभी काटती भी है। वृक्ष के फल तोड़ने के क्रम में या वृक्ष को किसी विधि से उपयोग करने के क्रम में अगर मनुष्य या कोई जीव इन्हें दबाता है या इन्हें लगता है कि इनके ऊपर प्राण का संकट है तो ये काट लेती है। सभी मकड़ियाँ काटती हैं, जितनी मकड़ियाँ हैं वो सब काटती हैं। उसमें से कुछ विषैली होती हैं, कुछ निरापद होती हैं, जैसे कि ये है। अब इनका वितरण अगर आप देखेंगे तो जो उष्णकटिबंधीय तराई क्षेत्र होते हैं वहाँ मकड़ियों की बहुत सारी प्रजातियाँ मिलती हैं। तो अगर मकड़ियों का नाम आएगा तो आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को बिना सोचे समझे वहाँ पर चुन सकते हैं। इसके अलावा जो तटीय सवाना क्षेत्र है, भारत की ये स्थानिक है। ये वाली जो प्रजाति है स्पाइडर की, ये भारत की स्थानिक है, मूल निवासी है। अब यहाँ पर जो तटीय सवाना क्षेत्र है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो तराई वाले वर्षावन है वहाँ पर मोन्टाना के जंगलों के साथ और समुद्र तल से इनकी जो प्राप्यता है वो 2000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक ये मिलती है। उसके बाद जैसे जैसे जो तापमान है और स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन आने लगता है तो इनकी जो मात्रा है और इनकी जो जनसंख्या है वो कम होने लगती है और ज़्यादा ऊंचाई पर ये नहीं पाई जाती। तो ये गर्म जलवायु और नम जलवायु में उपस्थित होती है। यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद अगली जो मकड़ी की प्रजाति है उसको देख लीजिए। ये है टेरेंटुला। टेरेंटुला काफ़ी खतरनाक, मतलब देखने में बड़ी भयानक मकड़ी होती है और यहाँ कई हैं। 3 प्रकार के टेरेंटुला को आप देख रहे हैं। ये देखने में बड़ी ही मतलब खतरनाक लगती है। ऐसा लगता है कि बस आएगी और काट लेगी। तो जितनी हॉरर मूवी होती है उसमें टेरेंटुला का यूज़ करते हैं। जैसे जो खतरनाक फिल्में होती हैं, डरावनी या भुतहा फिल्में होती हैं, उसमें अगर मकड़ी दिखानी होती है तो टेरेंटुला को इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसके डंक तोड़ दिए जाते हैं। इसमें से जो कुछ प्रजातियाँ होती हैं वो जहरीली होती हैं। इसमें जो नाम है वो गूटी टेरेंटुला का है, मेटालिक टेरेंटुला का है। यहाँ आप देख लीजिए, गूटी टेरेंटुला है, इसके अलावा मेटालिक टेरेंटुला है और मयूर टेरेंटुला है। ये इनके रंग और आकार प्रकार के हिसाब से नाम रखा गया है और इनका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है उसको भी आप देख लीजिए। तो पाइक्लोथेरिया मेटालिका इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है। ये टेरेंटुला मकड़ी का जंतु वैज्ञानिक नाम है और इनका शरीर प्रायः नीले रंग का होता है। शरीर गहरा नीला या काला ही होता है और उस पर नारंगी और पीले धब्बे होते हैं या फिर काले रंग पर सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। मतलब ये चितकबरी होती है और इसलिए और ज़्यादा डरावनी लगती है। एकदम काली होगी या एकदम नीली होगी, उसके ऊपर धब्बे पाए जाएंगे और जैसे धब्बे होंगे उसके आधार पर इन्हें नाम दिया गया है। जैसे कि आपने गूटी टेरेंटुला को देखा, मेटालिक को देखा और मयूर को देखा। मयूर टेरेंटुला जो है वो मोर जैसी संरचना उसके ऊपर पाई जाती है। मतलब उस तरह के रंग मिलते हैं तो रंग के आधार पर नाम रखा गया है और इस तरीके की ये आकृति की होती है। पहली बार इसे कहाँ देखा गया था? तो पहली बार ये दक्षिण भारत में दिखी थी, जो ऊटी वाला क्षेत्र है वहाँ पर। और वहाँ पर रेलवे निर्माण चल रहा था, मतलब रेलवे का निर्माण कार्य चल रहा था और एक जले हुए ढेर में ये पाई गई थी। मतलब एक जले हुए अवशिष्टों का ढेर था, उसमें ये देखी गई थी। और अवैध पालतू व्यापार में इसकी काफ़ी मांग होती है। लोग इसे पालने के शौकीन होते हैं और इस वजह से अवैध तरीके से इसकी खरीद फरोख्त होती है। निवास स्थान इसका जंगली पहाड़ी क्षेत्र है और दक्षिण भारत की ये स्थानीय प्रजाति है। दक्षिण भारत में ये स्थानिक तौर पर पाई जाती है। वैसे इसका वितरण जो और क्षेत्र है वहाँ भी हो सकता है, लेकिन मूल रूप से ये दक्षिण भारत की निवासी है। ज़्यादा ठंडे स्थानों पर यह भी नहीं मिलती। यह हमने देखा। अब जरा संकटापन्न जीवों को देख लीजिए। यहाँ तक हमने मकड़ियों और जो अलग अलग जीव थे उन पर काफ़ी चर्चा कर ली है। जो संकटापन्न जीव प्रजातियाँ हैं उसमें देखेंगे और उसमें भी सबसे पहले हम स्तनधारी जीवों को देखेंगे। जो स्तनधारी जीव हैं उनसे हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले भी जो हमने शुरुआत की थी उसमें स्तनधारी जीव से शुरू किया था। और स्तनधारी जीवों में जो संकटापन्न है उसकी बात की जा रही है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है जंगली गधा। जंगली गधा को खुर भी कहा जाता है और इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है इक्विस हेमियोनस। एक बार पश्चिमी भारत, दक्षिणी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इसके बाद दक्षिण पूर्वी ईरान से विस्तारित होने के बाद, मतलब पहले जो पुराना समय था उसमें ये इन स्थानों पर पाया जाता था। कहाँ कहाँ पर? तो पश्चिमी भारत में मिलता था, दक्षिणी पाकिस्तान में मिलता था, अफगानिस्तान में भी इसकी प्रजातियां मिलती थी और दक्षिण पूर्वी ईरान में भी ये पाया जाता था। लेकिन आज इसका जो अंतिम आश्रय है वो कच्छ के छोटे से रन में है। कच्छ का जो रन का छोटा हिस्सा है वहाँ पर ये पाया जाता है। वहाँ पर जंगली गधा अभ्यारण्य बनाया गया है, वहाँ इसकी उपस्थिति है। कहने का मतलब ये है कि इसकी प्रजाति में तेजी से गिरावट आई है। पहले ये एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ था, लेकिन वर्तमान में बहुत छोटे हिस्से में पाया जाता है। खतरा क्या है? तो इसमें एक रोग फैला था। वो जो रोग था वो इसके लिए महामारी बन गया और इसके ऊपर तेजी से नष्ट होने का खतरा मंडराने लगा। यह रोग 1958 से लेकर 1960 के बीच में फैला था। इसे सुर्रा रोग कहते हैं।
ये सुर्रा रोग नाम का जो रोग था, इसमें मक्खियां वाहक थी, मतलब मक्खियों के द्वारा ये फैला हुआ था। और जो वायरस था उसका नाम था ट्रिपैनोसोमा इवांसी। इस वायरस के द्वारा ये सुर्रा रोग फैला और इस वजह से इनका समूल विनाश होने लगा। और इतने बड़े भूभाग पे जो आप यहाँ देख रहे हैं, इस पर ये फैला हुआ था। यहाँ से सिकुड़ कर सिर्फ जो कच्छ का छोटा रन है वहां पर आकर स्थिर हो गया, मतलब यहाँ पर इसका संरक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार की महामारियां भी जीवों को सिकोड़ने के लिए काफी योगदान देती हैं। महामारियों से भी जीवों की आबादी तेजी से कम होती है। इसके बाद अगले नंबर पर हम देखेंगे एशियाई जंगली कुत्ते को या भारतीय जंगली कुत्ते को। इसे मतलब इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है क्यून्स अल्पाइनस। यह लगभग हर जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है, हालांकि जंगली क्षेत्रों में भी मिलता है जो हरे भरे क्षेत्र होते हैं। और गिर का जो पशु अभ्यारण्य था, मतलब एशियाई शेरों का वहां संरक्षण किया गया था, वहां तो इन्हीं जंगली कुत्तों की वजह से ही वायरस फैला था। ये सड़े गले मांस को खाते हैं और संक्रमित जीव को खाने के बाद वो वायरस पहले इनके शरीर में आया था और फिर इनसे शेरों के शरीर में गया था। तो ये एशियाई जंगली कुत्ते हैं और यह भी संकटग्रस्त है, मतलब इनकी भी आबादी पर अच्छा खासा संकट मंडरा रहा है। इसी में एक प्रजाति होती है डिंगो जो कि भौंक नहीं पाती। फिलहाल तीसरे नंबर पर आप देखिए एल्ड हिरन। ये देख सकते हैं आप तीसरे नंबर पर एल्ड हिरन यानी थैमिनिया जो ब्रो एंटिलार्ड हिरन होता है, इसे पेनोलिया एल्डी कहा जाता है। मतलब इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है पेनोलिया एल्डी। और हिरन दक्षिण पूर्व एशिया के स्वदेशी होते हैं, मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र है वहाँ की ये स्थानिक प्रजाति होती है यानी स्वदेशी होती है। और मणिपुर का जो किम्बुल लमजाओ नेशनल पार्क है वहाँ पर ये मिलता है। जो किम्बुल लमजाओ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ आर्द्रभूमि क्षेत्र, पूरी दुनिया में एकमात्र वह तैरता हुआ नेशनल पार्क है, वहाँ पर इसकी अवस्थिति पाई जाती है। इसके बाद जो अगला नंबर है वो है भालू का। आपने भालू देखा होगा चिड़ियाघर में तस्वीरों में या किसी भी विधि से। तो ये भालू कैसा है? ये हिमालयन भूरा या लाल भालू है। भूरी और लाल प्रजाति इसकी होती है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, मतलब जंतु वैज्ञानिक नाम है, वो आप देख लीजिए, वो है उर्सस आर्कटोस ईसाबेलिनस। ये हिमालयन भूरे भालू की प्रजाति है, उर्सस आर्कटोस ईसाबेलिनस। और हिमालय में भारत के सबसे बड़े जानवर के तौर पर यह दिखाई देता है। हिमालयी क्षेत्र में सबसे बड़े आकार का ये जीव पाया जाता है और ये सर्वाहारी है, ये सब कुछ खाता है, मतलब जो शाक सब्जी होती है या शाकाहारी उत्पाद होते हैं उन्हें भी खाता है और मांस का भी सेवन करता है। हिमालयन भूरा भालू ये लैंगिक द्विरूपता का प्रदर्शन करते हैं, मतलब इनके द्वारा लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित की जाती है। और इसका जो वितरण है वो नेपाल, पाकिस्तान और उत्तरी भारत में मिलता है। ये कहाँ कहाँ वितरित है? तो नेपाल, पाकिस्तान और उत्तरी भारत में ये फैला हुआ है। ये हमने हिमालयन भालू के बारे में देखा। इसके बाद अगले वाले को देखिए जो कि है गोल्डन लंगूर। इसे आप जंतु वैज्ञानिक नाम के तौर पर अगर संबोधित करेंगे तो इसे कहेंगे ट्रैचीपिटेकस गी। इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो दिया हुआ है ट्रैचीपिटेकस गी। और प्राइमेट्स या जो पुरानी प्रजाति बंदरों की है उससे इसका संबंध है। और इसका जो वितरण है वो पश्चिमी असम के छोटे से क्षेत्र या भूटान के काले पहाड़ों की जो तलहटी है वहां से मिलता है। मतलब ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं और असम में भी इनकी अवस्थिति है, तो असम भी तराई इलाका ही है। और ये प्राइमेट्स से संबंध रखता है जो कि सबसे प्राचीन प्रजातियों के बंदर होते हैं। इसके बाद हिमालयन भेड़िया को देख लीजिए। जो हिमालयन भेड़िया होते हैं इनका आवास या वितरण ये उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, मतलब जो भारत का उत्तरी इलाका है वहां पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, इसके अलावा जो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र है वहां पर मिलता है। मतलब यहाँ यहाँ ये वितरित होता है, फैला हुआ होता है। 7वें नंबर पर आप देख रहे हैं सफेद पेट वाला कस्तूरी मृग। यह हिमालयन होता है, हिमालयी क्षेत्र का होता है। इसका जो पर्यावास और वितरण है वो कश्मीर, कुमाऊं और सिक्किम में है। मतलब इसका जो फैलाव है वो कश्मीर, कुमाऊं और सिक्किम में है। और कस्तूरी मृग में सींग की कमी होती है, यह सींग से रहित होता है। कस्तूरी इसकी नाभि में पाई जाती है और उसमें खुशबू होती है, बहुत तेज गंध होती है। अगर उसके सीधे संपर्क में आ जाइए या उसे सीधा सूंघ लीजिए तो नाक से खून निकलने लगेगा, इतनी तेज गंध होती है, उसकी महक बर्दाश्त नहीं हो पाती। और नर जो मृग होते हैं उनकी नाभि में जो ग्रंथि होती है उससे कस्तूरी पाई जाती है। मतलब सिर्फ नर ही जो होते हैं वो कस्तूरी का उत्पादन करते हैं। और एक दोहा भी है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। मतलब कस्तूरी जो है वो उसके कुंड में अर्थात नाभि में निवास करती है और मृग जो है उसे जगह जगह पर ढूंढता है, उसकी महक से बेचैन हो जाता है। तो असल में ये इसकी ग्रंथि से उत्पन्न होती है और इससे विभिन्न प्रकार की औषधियां बनती हैं। तो इस वजह से इसका बड़े पैमाने पर शिकार होता है।
यहाँ आप देख रहे हैं इस पदार्थ का उपयोग इत्र बनाने के लिए, धूप सामग्री बनाने के लिए और सबसे ज्यादा दवा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बड़ा ही कीमती पदार्थ होता है। दवा के रूप में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और अवैध शिकार भी इसी वजह से होता है। इसके अलावा इत्र और धूप सामग्री के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगले नंबर पर हम देखते हैं असम खरगोश को, जिसका कि जंतु वैज्ञानिक नाम है कैप्रोलगस हर्पिडस। और इसका जो पर्यावास है और वितरण है वो मध्य हिमालय की दक्षिणी तलहटी पर पाया जाता है। स्थिति इसकी संकटग्रस्त है, मतलब ये संकट से ग्रस्त है, इसके लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। और इसके पीछे जो कारण है वो कौन से है? ये खरगोश की बात हो रही है, ये असम खरगोश है और जो मध्य हिमालयी क्षेत्र है उसकी तलहटी में, तराई में ये पाया जाता है। बढ़ती हुई जो कृषि है, खेती की जमीन है, उसकी वजह से इसका आवास उजड़ रहा है और आवास का उजड़ना किसी भी प्रजाति के नष्ट होने में सबसे बड़ा योगदान देता है, सबसे बड़ा कारण होता है। और मानव विकास के कारण इसका निवास बहुत ज्यादा खंडित हो गया है, मतलब जगह जगह मनुष्य ने अपना डेरा डाल दिया है, तो इस वजह से इसका निवास उजड़ता जा रहा है। ये एक बड़ा कारण है यहाँ पर। इसके बाद आप अगले नंबर पर देखेंगे हॉग हिरन को। यह जो हॉग हिरन है इसका पर्यावास उत्तरी भारत में है, मतलब दक्षिणी जो क्षेत्र है वहां पर ये नहीं मिलता, ये उत्तरी क्षेत्र में मिलता है। अब उत्तरी क्षेत्र में मतलब क्या? ये हिमालयी जलवायु में पाया जाता है। जो तराई क्षेत्र है वहां मिलता है और जो मैदान है वहां भी कभी कभी दर्शन हो जाते हैं। विशेष रूप से ये जो उत्तरी भारत है वहां पर पाया जाता है। और हॉग हिरन जंगलों के बीच से अपने सिर को लटकाए हुए, यहाँ पर इसकी जो विशेषता है उसको आप देख सकते हैं। यह सिर को लटकाए हुए चलता है, मतलब मुंह लटकाकर चलता है। और ऐसा वो क्यों करता है? सिर झुकाकर इसलिए चलता है ताकि जो आसपास की झाड़ियां हैं और बाधाएं हैं उनसे, उनके नीचे से वो निकल जाए, इसकी ये प्रवृत्ति होती है। हालांकि जो सामान्य हिरन होते हैं वो क्या करते हैं? उछलकर बाधाओं को पार कर लेते हैं, उनकी छलांग बहुत लंबी होती है। लेकिन उसके विपरीत ये ऐसा काम करता है, ये सिर को लटकाकर चलता है ताकि आने वाली जो झाड़ी या झंखाट है उनके नीचे से वो निकल जाए। ये है हॉग हिरन। इसके बाद आप सिंहपुच्छी जो बंदर है, सिंहपुच्छी मकाक है, उसके बारे में देख लीजिए। तो अगला नंबर उसी का है। शेर की पूंछ वाले बंदर, इन्हीं को सिंहपुच्छी मकाक भी कहते हैं। मकाका सिलिनस इनका जंतु वैज्ञानिक नाम होता है। पश्चिमी घाट के ये स्थानिक है, वहां पर ये मूल निवासी के तौर पर रहते हैं। और इनका जो पर्यावास है, मतलब ये शेर की पूंछ वाले जो बंदर होते हैं, शेर जैसी इनकी पूंछ होती है, इसलिए इनका नाम सिंहपुच्छी मकाक होता है। यह दक्षिण पश्चिमी भारत के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। जो दक्षिण पश्चिमी भारत का सदाबहार वन वाला क्षेत्र है वहां पर ये मिलते हैं, जिन्हें कि शोला कहा जाता है, मतलब इन जंगलों को शोला कहा जाता है, वहां पर ये मिलते हैं। और आज जो समय है उसमें ये केवल पहाड़ के जंगलों में रहते हैं, मतलब और जो बाकी स्थान है वहां से इनका जो समुदाय है वो सिकुड़ गया है। और भारतीय राज्यों में अगर इनकी अवस्थिति देखें तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ये पाए जाते हैं। ये जो सिंहपुच्छी मकाक है इनकी प्रजातियां कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में मिलती हैं। कैप्टिव प्रजनन के क्षेत्रों को अगर हम देखें तो इनका जो प्रजनन है वो कहाँ कहाँ करवाया जाता है? अप्राकृतिक रूप से, मतलब मानव द्वारा संरक्षित करके। तो अरनगर अन्ना प्राणी उद्यान, चेन्नई और मैसूर चिड़ियाघर में यहाँ पर इनका प्रजनन क्षेत्र बनाया गया है और इनकी वंशावली को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब इनकी वंश वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये संकटग्रस्त है। इसके बाद आप मारखोर को देख लीजिए। मारखोर को हम लोग कैपरा बाज भी कहते हैं। यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है और यह लैंगिक द्विरूपता को प्रदर्शित करता है। इससे पहले हमने जो हिमालयन भालू था उसके संदर्भ में भी यही देखा था, तो वैसे ही यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। और यह जो कैपरा बाज है या मारखोर, यह लैंगिक द्विरूपता को प्रदर्शित करता है। इसका जो निवास स्थान है वो मध्य एशिया के पहाड़ी क्षेत्र है और भारत में ये जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, जो शुष्क क्षेत्र है वहां मिलता है। स्थिति इसकी भी संकटग्रस्त है। और खतरा क्या है? खतरा है मांस और सींग के लिए। इसका शिकार मांस के लिए भी मारा जाता है और सींग के लिए भी मारते हैं, तो बड़े पैमाने पर अवैध शिकार इसके लिए खतरे का विषय है। अगले नंबर पर हम देखते हैं नीलगिरी लंगूर को, जिसे कि नीलगिरी पत्ता बंदर भी कहते हैं। और इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है ट्रेचिपिटेकस जॉनी। इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है ट्रेचिपिटेकस जॉनी और वैसे कहते हैं नीलगिरी लंगूर। और इसका जो आवास या वितरण है वो तमिलनाडु और केरला में पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र है, मतलब पश्चिमी घाट का जो पहाड़ी इलाका है वहां पर ये पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार या अर्ध सदाबहार जो वन होते हैं, यहाँ पर आप इसे पूरा देख सकते हैं। देखिए इसका जो आवास है वो कहाँ पर है? तो तमिलनाडु और केरला के जो पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर। इसके अतिरिक्त जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र या अर्ध सदाबहार वन होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। ये बात हुई नीलगिरी लंगूर की। नीलगिरी
नीलगिरी लंगूर को देखने के बाद अब नीलगिरी ताहर को देख लीजिए। ये जो ताहर है ये बकरी की प्रजाति होती है, मतलब एक प्रकार की बकरी होती है। और नीलगिरी ताहर या तहर इसको कहा जाता है। यह 3 तहर प्रजातियों में, मतलब 3 इसकी प्रजातियां होती हैं, उसमें सबसे बड़ी होती है। नीलगिरी क्षेत्र में ये पाई जाती है और ये ताहर की प्रजातियों में, मतलब इस प्रकार की जो बकरी की प्रजातियां होती हैं उनमें सबसे बड़े साइज की होती है। और यह पश्चिमी घाट के घास के मैदानों की मूल निवासी होती है। घास चरना इसका मुख्य आहार होता है। और यह तमिलनाडु राज्य का राज्य पशु है। नीलगिरी ताहर आमतौर पर शोला जंगलों, जिन्हें कि सदाबहार वन होते हैं, मतलब सदाबहार वन बोलते हैं, वहां से ये परहेज करते हैं, मतलब वहां से ये दूर रहते हैं। ये जो नीलगिरी ताहर है ये सदाबहार वनों में नहीं पाए जाते, उनसे ये परहेज करते हैं। अब कोई विशिष्ट स्थिति आ गई, इन्हें छिपने के लिए स्थान चाहिए, या इनका जो मूल निवास है वो उजड़ चुका है, तब ये ऐसे स्थानों पर शरण लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन्हें चारागाह भूमि की आवश्यकता होती है, बहुत घने जंगलों की जरूरत नहीं होती। इसके बाद एक सींग वाले गैंडे के बारे में आपने सुना ही है। यह केवल हिमालय के जो तराई क्षेत्र है उनके ऊंचे घास के मैदानों और जंगलों में पाया जाता है और असम में जाकर ये सीमित हो गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका सबसे मूल आवास है। इसके अलावा पाबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये सब असम के अभ्यारण्य और उद्यान है। यहाँ पर इसकी अवस्थिति है, वहाँ पर इसे संरक्षित करके रखा गया है। लेकिन अलग अलग जो जलवायु की गतिविधियां हैं या शिकार है, उससे समय समय पर इसकी आबादी पर संकट दिखाई देता है। ये एक सींग वाला गैंडा है। इसके बाद आप जंगली गधे को देख लीजिए। तो इनका जो पर्यावास है वो समतल घास के मैदान, जिन्हें कि बेट्स कहा जाता है, समतल घास के जो भूमियां होती हैं या मैदान होते हैं, जिन्हें कि बेट्स के नाम से संबोधित किया जाता है। और वे द्वीप जहां मानसून के दौरान मोटे घास उगते हैं उन्हें भी बेट्स कहा जाता है, तो उसी के आधार पर इनका नाम रखा गया है। इस रूप में जाना जाता है। मतलब यहाँ जो जंगली गधा है ये कहाँ कहाँ रहता है, तो इसका जो मूल आवास है वो मोटे तौर पर आप देख लीजिए समतल घास के मैदानों में होता है। पथरीली जमीन होनी चाहिए, लेकिन समतल जो घास भूमि है वो भी इनके लिए आवश्यक है। और इनके लिए जो नेशनल पार्क बनाया गया है वो है लिटिल रन ऑफ कच्छ, मतलब कच्छ का छोटा रन। और ये है कहाँ, तो ये गुजरात में है। यहाँ पर इसका संरक्षण किया जा रहा है। एक समय था कि ये जंगली गधा बड़े क्षेत्र में, बड़े भूभाग में फैला हुआ था, लेकिन वर्तमान में इसकी आबादी सिकुड़ गई है। आपने पीछे एक वायरस को देखा था जिसकी वजह से महामारी फैली थी और इसकी बड़ी आबादी इसी कारण से नष्ट हो गई। आगे चलते हैं और अब देखते हैं सुभेद्य स्तनधारियों को। यह जो सुभेद्य स्तनधारी है इनमें पहले नंबर पर आता है चीरू, जिसे कि हम तिब्बती मृग भी कहते हैं। इसका जो निवास स्थान है वो है तिब्बत का ठंडा रेगिस्तान। तिब्बत का जो ठंडा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है, वहां पर यह चीरू पाया जाता है। खतरा क्या है, तो इसे इसके बारीक ऊन के लिए शिकार किया जाता है। यह ऊन उत्पादन का एक जरिया बन जाता है और इसका ऊन काफी महीन और बारीक होता है, इस वजह से ये शिकार किया जाता है। और इसका उपयोग शाहतोस स्कार्फ, शाहटूस इसको कहा जाता है, यहाँ शाहतोस लिखा हुआ है, ठीक है, शाहतोस स्कार्फ। इसके अलावा मांस के लिए, शानदार सींग आदि बनाने के लिए किया जाता है। मतलब इसके सींग को इस्तेमाल में लेते हैं और इससे जो ऊन निकलता है उससे स्कार्फ बीनते हैं और अलग अलग तरह के जो वस्त्र हैं वो तैयार होते हैं। और मांस के लिए भी इस मृग का शिकार किया जाता है। ये तो बात हुई चीरू की, जो कि मिलता है तिब्बत के शीत मरुस्थल में यानी ठंडे रेगिस्तान में। इसके बाद अगला है हिमालयन ताहर। ताहर की प्रजातियों के बारे में हमने देखा, इससे पहले हमने नीलगिरी ताहर के बारे में देखा है। अब हिमालयन ताहर को देख लीजिए। ये छोटी प्रजाति है, जो नीलगिरी ताहर था वो सबसे बड़ा था। इसका जो निवास स्थान है नाम से स्पष्ट है, ये हिमालयी क्षेत्र में रहता है। और असली बकरियों के साथ जो वास्तविक बकरियां हैं जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं उसमें और इस ताहर में कई समानताएं होती हैं, लेकिन दाढ़ी नहीं पाई जाती। इसमें दाढ़ी नहीं होती है। आपने देखा होगा जो बकरियां होती हैं अपने मैदानी इलाकों में, वहां पे दाढ़ी उनमें पाई जाती है, खासतौर पे बकरों में बड़ी अच्छी दाढ़ी होती है। तो वैसी दाढ़ी की इसमें कमी होती है और कई मतलब अनूठी विशेषताएं होती हैं जो कि इन्हें थोड़ा सा अलग करती हैं। तो संरचना में हल्का सा फर्क पाया जाता है, बाकी जो मेल जोल है वो एक जैसा है, संरचना एक जैसी है, थोड़ा बहुत का अंतर है, लेकिन जो विशेषताएं हैं वो अपने आप में अनोखी हैं। और देख लीजिए काला हिरन। तो काला हिरन जो है इसका पर्यावास घास की भूमि है। घास भूमि क्यों, क्योंकि वहीं पर इसे चरने लायक अनुकूल स्थान मिलेगा। और यह भी लैंगिक विरूपता का प्रदर्शन करते हैं, लैंगिक विरूपता को यह भी दिखाते हैं, काले हिरन भी। इसके बाद गौर को देख लीजिए। गौर को आपने यहां देखा, यह जो गौर है यह गोवंशीय पशु होता है, मतलब ये गोवंशीय प्रजाति का ही है और इसे भारतीय सांड की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि जो भारतीय सांड होते हैं उनसे ये बड़े साइज का और ताकतवर होता है।
जो गौर होता है ये भारतीय सांडों से थोड़ा भिन्न होता है, लेकिन फिर भी उसे इसी श्रेणी में रखते हैं। और दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया का यह बड़ा गोजातीय पशु है। मांस और सींग के लिए इसका भी शिकार होता है और इसकी खाल के लिए भी इसका शिकार होता है, इसलिए ये संकटग्रस्त है। इसका भी बड़े पैमाने पर शिकार होता है और इसकी जो आवाज़ होती है वो बड़ी ही मधुर होती है, सीटी नुमा आवाज़ होती है। जितना बड़ा शरीर होता है उसकी तुलना में आवाज़ बड़ी ही महीन होती है, तो सुनने में अपने आप में अनोखा लगता है और ये सीधा साधा होता है। भारतीय सांड जितने आक्रामक होते हैं, देखते ही हमला कर देते हैं, उसकी तुलना में इसमें शांत मिजाजी पाई जाती है। इसका जो स्वभाव है वो शांत होता है। ये आसानी से किसी पर हमला नहीं करता और इसी वजह से शिकार बन जाता है। मतलब ये आसानी से किसी पर हमला बोलता नहीं है। देखने में जितना ही बड़ा और विशालकाय होता है उतना ही सीधा साधा होता है। तो यहाँ तक हमने गौर तक देखा है। अब इसके बाद जो चौसिंघा मृग है, 4 सींग वाला मृग है, इसे चौसिंघा कहा जाता है, यानी 4 सींग इसके पास होते हैं। इसके बारे में देखना बाकी है। इसके बाद हम तकिन के बारे में देखेंगे और फिर नीलगिरी मार्टन को देखेंगे। इस प्रकार से अन्य पशुओं को देखते हुए हम आगे चलेंगे। यहाँ पर इस लेक्चर में गौर तक ही बात को समाप्त करते हैं। अगली जो बातें हैं वो अगले लेक्चर में होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।